जब एक इंसान कागज़ पे कुछ लिखता है या ज़बान से कुछ बोलता है तो ये ख्याल करना कि इसकी अंडरस्टैंडिंग भी इतनी ही है जितना इसका ओरल या रिटन रिस्पॉन्स है, ये उसके साथ ज़्यादती है। तो एक मैजिकल फ्रेज़ है, जब भी टीचर ये जुमला बोलता है ना तो सब बच्चे अटेंटिव हो जाते हैं। और वो जुमला पता है क्या है? ये इम्तहान में आएगा। सिर्फ वही चीज़ जो टेस्टेबल है वही वर्थ टीचिंग है। If it is not testable, it is not worth teaching, it is not worth learning. हमारे माशरे में बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन बहुत अरसे से चल रही है कि इम्तहानात के साथ कोई मसला है, और ये रियलाइजेशन भी चल रही है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम जो हैं इनको भी ठीक होने की ज़रूरत है, इसमें कुछ मसला है। और दुनिया में जो इस वक्त तालीमी निज़ाम है उसके ऊपर अदम एतमाद या अदम इत्मीनान ये फ़िज़ा बढ़ती जा रही है। दुनिया में कोई बड़ा थिंकर या कोई बड़ा लीडर ये नहीं कह रहा कि कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम जो है ये बिल्कुल ठीक है और इसको ऐसे ही चलना चाहिए। कोई भी ये नहीं कह रहा, चाहे वो एल्विन टॉफलर हो, चाहे वो पीटर सेंगे हो, चाहे वो पीटर ड्रकर हो, बहुत सारे लोग गुजर गए, चाहे वो मैनेजमेंट थिंकर हो, चाहे वो सोशल साइंसेस का थिंकर हो, चाहे वो साइंसदान हो। मतलब आप वाकिफ़ हैं कि आइंस्टाइन वगैरह ने क्या कहा इस बारे में, आप वाकिफ़ हैं कि बहुत सारे जो लिटरेरी जाइंट्स हैं उनका क्या नुक्ता नज़र है तालीमी निज़ाम के हवाले से। तो ये तो बात काफ़ी लोगों को महसूस हो रही है कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर कोई करेक्शन और कोई मेजर करेक्शन मतलूब है। लेकिन वो मेजर करेक्शन क्या है और हमें क्या करने की ज़रूरत है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हर जगह नहीं है। ये एक इशू है। दूसरी बात ये कि तालीमी निज़ाम के अंदर जो हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा पिलर एग्ज़ाम्स का है, बल्कि अब वो सिर्फ पिलर नहीं है बल्कि वो हमारा आसमान बना हुआ है। मतलब इम्तहान से परे नज़र नहीं आता। बहुत सारे लोगों को बियॉन्ड एग्ज़ाम जो है वो नहीं सोचते, उनको लगता है कि बस एग्ज़ाम ही उनका मकसूद है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स की सक्सेस है। तो ये एक सिचुएशन है। तो अब बहुत से लोगों को अलबत्ता ये रियलाइजेशन भी हो रही है कि एग्ज़ाम्स के साथ भी कोई इशू है, लेकिन उन्हें ये नहीं अंदाज़ा कि एग्ज़ाम्स के साथ इशू क्या है असल इशू। तो असल में बात यह है कि अगर हम किसी गलत चीज़ को रद्द करने की दुरुस्त वजह हमारे पास नहीं होगी और हम उस चीज़ को रद्द करेंगे लेकिन दुरुस्त वजह हमारे पास नहीं होगी कि इसमें असल प्रॉब्लम क्या है और हम किस वजह से इसको रद्द कर रहे हैं, तो फिर वो करेक्शन और वो फिर उसका रद्द करना वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो अभी भी आज का जो सेशन है, मैं पहले एक अमूमी बात एजुकेशन सिस्टम के हवाले से करूँगा। अगर किसी एजुकेशन सिस्टम के अंदर फौरी तौर पर कुछ बड़ी करेक्शंस या करेक्टिव मेजर्स अगर हम कहें कि भाई वो कौन से एरियाज़ हैं जिनके ऊपर काम किया जाए तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है, मोटे एरियाज़ क्या हैं, तो उसमें सबसे पहला जो है वो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है कि हम आइडियली हम एग्ज़ाम्स को ख़त्म कर दें। अभी मैं बात कर रहा हूँ अर्ली ईयर्स से लेकर और सेकेंडरी लेवल तक के जो एग्ज़ाम्स हैं। बोर्ड एग्ज़ाम्स से पहले जो इंस्टीट्यूशन के अपने एग्ज़ाम्स हैं, कम से कम अगर कोई तालीम के ग्रेटर कॉज को सर्व करना चाहता है तो उसको एक बड़ा डिसीजन और एक बहुत बोल्ड डिसीजन और बड़ा करेजियस डिसीजन ये लेना होगा कि उसे एग्ज़ाम्स को अपने सिस्टम से निकालना होगा। इसी तरह 2-3 और बड़े काम अगर हम चाहते हैं कि वाकई एजुकेशन के ग्रेटर कॉज के लिए हम आसानी से काम कर सकें, और जो भी ग्रेटर कॉज, अभी हम इस वक्त ये मौका नहीं है कि मैं एजुकेशन के ग्रेटर कॉज की डिटेल्स में जाऊं, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ बहुत सारे लोगों को ये अंदाज़ा है कि एजुकेशन का असल मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमारी औलादें प्रोफेशनल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच जाएं। सिर्फ इतना छोटा मकसद नहीं होना चाहिए कि उनको प्रोफेशनल डिग्री मिल जाए और फिर जॉब मिल जाए, ये तो कोई मकसद ही ना हुआ। एजुकेशन की ज़िम्मेदारी ये है कि उसके लिए हर इंसान को तैयार करे और उसके अंदर ऑलरेडी अल्लाह ने जो पोटेंशियल्स रखे हैं उसको नर्चर करे ताकि वो उस ग्रेटर कॉज के लिए काम कर सके। अब इसमें एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो बड़ी रिफॉर्म्स या
करेक्शंस अगर ये कहा जाए कि हम क्या कर सकते हैं तो एक तो है एग्ज़ाम से रिलेटेड कि एग्ज़ाम्स को हमें करना पड़ेगा, उसके लिए कोई सीरियस हमें रीथिंकिंग करनी पड़ेगी। दूसरा जो काम है वो ये है कि बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स की ज़बान से जोड़े रखना, ये भी तालीम व तरबियत के अंदर बहुत ही अहम बात है। यानी बच्चों को उनकी ज़बान में तालीम दी जाए और बच्चों की जो अपनी ज़बान है या उनके नानी नाना दादी दादा की जो ज़बान है उसकी एप्रिसिएशन के काबिल बनाया जाए। मतलब वो उसको एक बहुत हाई रिगार्ड दे सकें, उसकी वैल्यू को समझ सकें, उसके साथ कनेक्ट कर सकें और अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट कर सकें। इम्तहान का जबर अपनी जगह है, ज़बान का जबर अपनी जगह है। अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि ये वाक़यात पाकिस्तान में भी और जगहों पे भी होते हैं। जब बच्चे कहीं जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए कभी, तो ये मुमकिन हो जाता है, यानी बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो ये सिचुएशन बहुत कॉमन है कि एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है किसी सवाल के जवाब में, वो सवाल साइंस का सवाल है, अंग्रेज़ी में सवाल किया गया है, बच्चे ने आधा जवाब अंग्रेज़ी में दिया है और आधा जवाब उर्दू में दिया है। क्या इसका जवाब कबूल किया जाएगा? आपका क्या ख्याल है? क्या हमारे निज़ाम में इसके जवाब को कबूल किया जाएगा? जबकि जवाब ये बता रहा है कि इस बच्चे से आपने जो पूछा था वो इसके फ़हम में है, जवाब बता रहा है, लेकिन ये जवाब कबूल नहीं किया जाएगा। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या इस जवाब को कबूल किया जाना चाहिए? ये दूसरा सवाल है। यानी आपके लिए फ़हम और फ़िक्र इम्पॉर्टेंट है या आपके लिए एक ख़ास ज़बान अहम है? और एक ऐसी ज़बान अहम है जो आपकी अपनी ज़बान से ज़्यादा अहम हो गई है आपके लिए। तो ज़्यादा ज़बानें सिखाना अच्छी बात है, मतलब हमारे बच्चे 4-5 ज़बानें सीखें तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी ज़बान के साथ ऐसी बेअतनाई, ऐसी बेवफ़ाई, ऐसी नाक़दरी, इसके जो नुकसानात हैं उसको हमें समझना होगा। तो ये दूसरा बड़ा तालीमी निज़ाम के अंदर जो मैं समझता हूँ कि अगर फ़ौरी तौर पर बड़े बड़े काम अगर मैं रिकमेंड करूँ, आप में से बहुत से लोग हो सकता है कोई एजुकेशनल प्रोजेक्ट रन कर रहे हों, तो उसमें ये दूसरी चीज़ है जिसको हमें देखना चाहिए। तीसरी बात जो है वो ये है कि तालीम का जो पूरा प्रोसेस है उसको इंसल्ट फ्री होना चाहिए, उसको एम्बैरेसमेंट फ्री होना चाहिए, उसको स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, उसको फियर फ्री होना चाहिए। तो अगर ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चे एक जहनी दबाव का शिकार हैं या उन्हें शर्मिंदा किया जाता है, उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है वो कंडीशनली अवेलेबल है या कंडीशनली इंश्योर होती है, लेकिन अनकंडीशनली प्रोटेक्टेड नहीं है, तो ये बहुत ख़तरनाक बात है, ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। और इससे नफ्सियाती मरीज़ों की एक फ़ौज दुनिया में पैदा होती है। एग्ज़ाम्स में बात करने की वजह यह है कि मैं तालीमी निज़ाम के साथ जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनमें एक बड़ी वजह एग्ज़ाम है। तो अभी ज़रा एग्ज़ाम पे तो मैं फ़ोकस करूँगा, लेकिन एक ओवरव्यू भी शेयर कर लूँ। तो ये 3 बातें हो गई। अब चौथी बात जो है वो है फ़िक्स्ड करिकुलम। हमने तय कर लिया है कि इतने वक्त में इतना आ जाना चाहिए और हर बच्चे को इतने टाइम में इतना आ जाना चाहिए, और उसका टेन्योर डिफाइंड है, उसका कंटेंट पहले से प्रीसेट है, और बच्चे से कहा गया है कि हर बच्चे को इतना कंटेंट इतने वक्त में हो जाना चाहिए। इसके नतीजे में कुछ और तरह के मसाइल पैदा हुए हैं। जानना हिकमत को डेवलप करने की एक वन ऑफ द कॉजेज़ में से एक कॉज बन जाए। ये तो उस वक्त होगा ना जब जो जान रहे हैं उस पर गौर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जाने चले जा रहे हैं, भरे चले जा रहे हैं, ये एक और बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये 3-4 बड़े मसाइल हैं, मतलब और भी हैं। अगर ये कहा जाए कि भाई कोई 3-4 ऐसी चीज़ें बताएं जिसको अगर हम इंश्योर कर लें तो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम भी कुछ हम उससे कुछ अच्छी तवक्को लगा लेंगे। और 5वां, मकासद तालीम की क्लैरिटी तमाम स्टेक होल्डर्स के पास हो। मकासद तालीम की क्लैरिटी तमाम स्टेक होल्डर्स के पास नहीं है। टीचर ये कहता है कि भाई मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं तुम्हें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूं, और बच्चा भी ये कहता है कि मुझे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है। लाइफ के लिए कौन प्रिपेयर कर रहा है और लाइफ के लिए कब प्रिपेयर हो रहे हैं? तो फिर हम जब पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं तो फिर शोर मचता है भाई लाइफ स्किल्स। फिर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जो है वो लाइफ स्किल्स के अराउंड घूम रही होती है, और लाइफ स्किल्स से मतलब ये होता है कि घर से बाहर की ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए जो सलाहियतें चाहिए वो पैदा कर लो। तो उसमें फिर फैमिली तो ख़त्म ही, मतलब उसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ
जब तक तालीम चल रही थी तब तक एग्ज़ाम स्किल्स इम्पॉर्टेंट थी, तालीम से बाहर आए, ज़िंदगी में आए तो फिर लाइफ स्किल्स इंपॉर्टेंट हो गई। लाइफ स्किल्स से मुराद ये जो मेजर मतलब नेगोशिएशन स्किल्स का मतलब हमारे माशरे में एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट है नेगोशिएशन स्किल्स का, एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट है क्लाइंट मैनेजमेंट का, एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट है सेलिंग का, पर्सनल ब्रांडिंग का, बहुत सारी और चीज़ें, मतलब बेहिसाब चीज़ें हैं ना। टाइम मैनेजमेंट एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में हम सीखते हैं। हमारे यहाँ टाइम मैनेजमेंट का मकसूद ये नहीं है कि इंसानों की बायोलॉजिकल क्लॉक सही हो जाए, बस प्रोडक्टिव बनाने के लिए सिखाते हैं। तो ये अब मैंने 4-5 बातें कर दी। मैंने अभी जो बात की है हमारा जो तालीमी निज़ाम है, पहले बात मैंने ये कही कि दुनिया में कोई बड़ा थिंकर इस बात पे मुतमईन नहीं है कि तालीमी निज़ाम कोई बड़ा वर्थ वाइल एम जो है उसके लिए कोई वो काम कर रहा है या उसको सर्व कर रहा है। और 5 मसाइल मैंने तालीमी निज़ाम में गिनवाए, इम्तहान और ज़रिया तालीम और बच्चों की सेल्फ़ रिस्पेक्ट और फिक्स्ड करिकुलम, और 5वां जो है जो मकासद तालीम है। एक बड़ा मसला है कि हम तालीम का जो असल मकसद है वो उसकी रियलाइजेशन नहीं हो पाई है। आज से 100 साल पहले तक मज़हबी और गैर मज़हबी सोसाइटीज़ में इस बात को तालीम का मकसद नहीं बनाया गया था कि बच्चों की अर्निंग एबिलिटीज़ डेवलप की जाए, मतलब बच्चे कमाने के काबिल हों। ये तालीम का मकसद ये नहीं था 100 साल पहले तक। 100 साल पहले तक तालीम का ये मकसद नहीं था कि बच्चों को कमाने के काबिल बनाना है। और ये यूनानिमसली मज़हबी माशरा और गैर मज़हबी माशरा दोनों जब तालीम के बड़े मकासद सेट करते थे तो दोनों के नज़दीक ये वाली बात उसमें नहीं थी। वो कुछ और चीज़ें थीं, जो भी उनका वर्ल्ड व्यू था, जो भी उनका पर्सपेक्टिव था लाइफ की, जो भी उनकी थ्योरी थी, उसके मुताबिक वो अपने चीज़ें सोचते थे। भाई बच्चों को ये आ जाए, यूँ हो जाए, ये कर लें, या जो भी उनका तसव्वुर इंसान और तसव्वुर माशरा था उसके मुताबिक तैयार करते थे। लेकिन कमाने के काबिल बनाना हो ये उनका, और यानी लोग एजुकेशन इसलिए लें कि कमा सकें। एजुकेशन सीकर्स के जहन में भी ये बात नहीं थी कि हम एजुकेशन इसलिए लेंगे ताकि इसके नतीजे में हम कमाएंगे अच्छा। तो इस वक्त तो अच्छी तालीम किसे कहते हैं? अच्छी तालीम उसे कहते हैं जो ज़्यादा कमाने के काबिल बनाए, बुरी तालीम उसे कहते हैं जो ज़्यादा कमाने के काबिल ना बनाए। हमारी सोसाइटी में तो ये क्राइटेरिया बन गया है। तो ये बड़ा अफसोसनाक बात है। तो अब मकासद एजुकेशन के जो ग्रेटर गोल्स हैं वो उसकी रियलाइजेशन नहीं है। लैंग्वेज की बात मैंने की, मीडियम ऑफ एजुकेशन की, और ये 4-5 बातें मैंने ये एक ओवरऑल समझ लें कि मसला मैंने बयान किया। अब हम आते हैं एग्ज़ाम्स की तरफ कि एग्ज़ाम्स के साथ क्या मसला है। तो मेरा ये ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी समझ से ख़ुद ही इस जगह पर पहुंच गए हैं कि एजुकेशन के साथ तो कोई मसला है और एग्ज़ाम्स के साथ भी कोई मसला है। लेकिन अगर उनसे ये पूछा जाए कि क्या मसला है, व्हाट्स एक्चुअली रॉन्ग विद एग्ज़ाम्स, तो हो सकता है कि वो पिन पॉइंट करके उसकी कोई बहुत ज़्यादा एक थॉटफुल और एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो है एग्ज़ाम्स के अगेंस्ट शायद वो उनके जहन में ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको समझना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम्स से क्या नुकसानात होते हैं या एग्ज़ाम्स का इशू क्या है मेजर। तो मैं इसमें 5 बड़े इश्यूज़ या आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एग्ज़ाम्स मैं उसको मेंशन करूँगा। और इनसे पहले मैं एक बात ये बताऊँ कि देखिए एग्ज़ाम्स से होने वाले जो नुकसानात हैं ना वो इंटेलेक्चुअल प्लेन पर भी हैं, वो हमारी नफ्सियात के ऊपर भी वाक़े हुए हैं, वो हमारे ज़ौक़ के ऊपर भी वाक़े हुए हैं, वो हमारे अखलाक के ऊपर भी वाक़े हुए हैं। ये तो मैं बिल्कुल अमूमी बात कर रहा हूँ और इसको आज भी बहरहाल ये ऐसा मौजू है जिस पे बहुत बात हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल मैं एक ये जनरल बात कर रहा हूँ कि इसके नुकसानात हमारे ज़ौक़, हमारे अखलाक, हमारी नफ्सियात और हमारी फ़िक्र जो है या जहन जो है, इन सब पर इसने अपना असर पैदा किया है। अब वो क्या किया है, मैं अब 1 बाय 1 ज़रा 5 जो मेरे 5 मेजर आर्ग्यूमेंट्स हैं मैं उनको ज़रा शेयर करूँगा। सबसे पहला जो मेरा एग्ज़ाम्स के ऊपर जो सबसे बड़ा इशू है और या पहला जो मेरा उस पे पॉइंट है वो ये है कि ये लर्नर और टीचर दोनों की इंटेंट को और सीखने का जो शौक़ है उसको अफेक्ट कर रहा है। यानी लव ऑफ लर्निंग को भी और प्योरिटी ऑफ इंटेंट को भी ये मुतासर करने की वजह बना है।
ये मुमकिन नहीं है किसी सेटअप के अंदर कि आप उसमें एग्ज़ाम्स शामिल करें और बच्चों का जो थॉट प्रोसेस है और बच्चों की जो ओरिएंटेशन है वो एग्ज़ाम ना करें। ये मुमकिन नहीं है। यूँ समझिए कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको फ़िज़िक्स बहुत पसंद है, आप फ़िज़िक्स शौक़ से पढ़ रहे हैं, वो जो फ़िज़िक्स आप शौक़ से पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा सिनेरियो है। जो फ़िज़िक्स की नॉलेज है ना या सब्जेक्ट है, उसमें मुझे क्या पसंद आ रहा है और मेरा क्या पर्सनल इंक्वायरी है या मेरी क्या उसमें इंटरेस्ट है कि मैं किस नुक्ते पे कंसंट्रेट करूं और किसको पढ़ूं, ये एक बिल्कुल अलग बॉल गेम है, ये बिल्कुल एक अलग काम है। लेकिन अगर ये पता लगे कि मुझे फ़िज़िक्स का इम्तहान देना है तो फ़िज़िक्स का इम्तहान देने की तैयारी फ़िज़िक्स के साथ मोहब्बत की सदाकत को बुरी तरह से मुतासिर करती है। मिसाल के तौर पर एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप बहुत इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अगर आपको पता लगे कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो आपका क्या ख्याल है कि बच्चे वो कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहेंगे जो एग्ज़ाम में नहीं आएगा? देखिए, इस वक्त मसला ये है, एग्ज़ाम और एग्ज़ाम का पैटर्न गवर्न करता है इस वक्त लर्निंग के पूरे प्रोसेस को, और ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही रुथलेस इन्वेजन है उस स्पेस में इम्तहान ने इंक्रोच किया है जो इम्तहान की स्पेस ही नहीं है। मतलब वो तो एक लर्निंग का डोमेन है ना, आप अभी प्योर लर्निंग करें आप। तो अगर आपको ये पता चले कि ये चीज़ इम्तहान में नहीं आएगी तो आप इसे नहीं पढ़ेंगे, और ये चीज़ इम्तहान में आएगी तो आप इसे पढ़ेंगे। ये जो मसला पैदा हुआ है ये बहुत ख़तरनाक मसला है। इसने इंसान को इल्म दोस्त नहीं रहने दिया है। उसकी असल वफादारी इल्म से है या इम्तहान से है? तो ये सवाल बहुत अहम है जिसको समझना चाहिए। अगर कोई बच्चा इकबाल की शायरी पढ़ रहा है और उसका एक इंटरेस्ट है, वो इकबाल की एक नज़म पढ़ रहा है और उसको उर्दू अदब का इम्तहान देना है या उसको इकबालियात का कोई एग्ज़ाम देना है या कोई पोइट्री के ऊपर कोई पेपर है और वो अपने शौक़ से कुछ पढ़ना चाहता है, लेकिन एग्ज़ाम में चूँकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है तो वो छोड़ देगा। बल्कि मैं एक और ख़तरनाक सिनेरियो भी शेयर करूं। ये सवाल मैंने कई जगहों पर किया कि अगर कोई मदरसे का तालिब इल्म हदीस का मुताल्ला कर रहा है और उसका एक एग्ज़ाम आने वाला है और उसको ये पता चले कि जो हदीस मैं पढ़ रहा हूँ वो एग्ज़ाम के में नहीं आएगी, एग्ज़ाम में तो कुछ और आएगा, इस बात के चांसेस कितने हैं कि वो हदीस पढ़ना रोक दे और वो पढ़ना शुरू करे जो एग्ज़ाम में आएगा? मेरा सवाल समझ में आया? कुछ लोग कहते हैं सर एग्ज़ाम की वजह से भी तो हम पढ़ लेते हैं ना, अगर एग्ज़ाम नहीं होता तो हम पढ़ते ही नहीं। इस सवाल को देख लेते हैं, ये भी अभी पहली ही बात के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। किसी ने कहा भाई सर अगर एग्ज़ाम ही नहीं होता तो फिर ये तो पढ़ते ही नहीं, तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है कि एग्ज़ाम हो रहा है तो पढ़ रहे हैं। तो अब इसमें भी देख लीजिए, मुझे एक याद है एक बच्ची के साथ कॉन्वर्सेशन, उसने इस्लामियात ओ लेवल्स के लिए ऑप्ट किया। अब उसने जब इस्लामियात का करिकुलम खोला और चीज़ें पढ़नी शुरू की तो उसे अंदाज़ा हुआ ये तो उसने कभी पढ़ी नहीं। तो उसके जहन में एक सवाल आया और उसने मुझसे रब्ता किया। उसने कहा कि भाई मुझे ये बताइए कि मैं ये जो सब पढ़ रही हूँ, मुझे ये एहसास हो रहा है कि ये इल्म तो मुझे वैसे भी हासिल करना चाहिए था, अभी तो मैं इम्तहान में अपीयर होने के लिए ये सब सीख रही हूँ, क्या इसका मुझे अजर मिलेगा? क्योंकि मैं तो ये सब एग्ज़ाम के लिए सीख रही हूँ। और दूसरी बात उसने कही कि एग्ज़ाम के पैटर्न में कई चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस्लामियात के करिकुलम में मेरा इंटरेस्ट उन चीज़ों में भी है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं उन्हें डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। तो अगर मैं एग्ज़ाम दूंगी तो मैं उसे फुल्ली एक्सप्लोर नहीं कर सकूंगी। एक बच्ची की ये रियलाइजेशन है कि इस्लाम की स्टडी उसे खुद से करनी चाहिए। मैंने कहा भाई आप बताइए क्या करना चाहिए, तो मुझे खुशी हुई। उस बच्ची ने कहा कि मैंने ये सोचा है कि मैं एग्ज़ाम इस दफ़ा नहीं दूं और ड्रॉप कर दूं, और उसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं ये सब चीज़ें जिनका जानना और जिनका सीखना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी था, मैं नहीं सीख सकी और अब एग्ज़ाम की वजह से सीखूंगी, तो ये बड़ा अजीब सी बात है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इस साल मैं सिर्फ इस्लाम को स्टडी करूँ और एग्ज़ाम वगैरह कुछ ना हो, और चूँकि अब ओ लेवल्स के लिए अगले साल फिर मैं एग्ज़ाम दे दूँगी तो वो फिर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली जो मुझे स्टडी करना है वो कर लूँगी। क्योंकि एग्ज़ाम जो है ना, देखिए मैं जब ये कह रहा हूँ ना कि लर्निंग प्रोसेस को वो गवर्न करता है, तो देखिए
जो एग्जामिनेशन पैटर्न है ना, वो ये डिसाइड करता है कि आप किस कंटेंट को कितनी वैल्यू देंगे। तो अकीदा जो है ना, वो 2 नंबर का सवाल है। तो बस 2 नंबर ही की जो हैसियत है वो आप उसे देंगे ना। मतलब आप कहेंगे यार क्यों टाइम लगा रहे हो अकीदा पढ़ने में, क्या पागल हो? इम्तहान देना है या अकीदा पढ़ना है तुम्हें? उसके दिमाग बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। मैं आपको एग्जैक्टली सही बता रहा हूँ आपको। वो कहेगा ये अकीदा सिर्फ 2 नंबर का सवाल है, बल्कि इसको तो मैं छोड़ भी सकता हूँ ऑप्शन में। वो वाला सवाल पढ़ो, उसकी तैयारी करो जो 15 नंबर का है, 10 नंबर का है। आप समझ रहे हैं ये जो एक लर्नर की जो ओरिएंटेशन है, उसकी जो एग्ज़ाम कॉन्शियसनेस है या एग्जामिनेशन पैटर्न का, उसके थॉट प्रोसेस पर किस तरह से वो मुसल्लत है, ये बात वाज़े हो रही है। तो अब इसमें जो बहुत अहम बात है कि वो जो चीज़ है जिसका सीखना तुम्हारे लिए कोई हैसियत या अहमियत रखता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो लिटरेचर हो सकता है, वो इंग्लिश की कोई नावल हो सकता है, कोई अफसाना हो सकता है, कोई साइंस हो सकती है, कोई फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कुछ भी हो सकता है, और वो कुरान भी हो सकता है। अगर आप जो कुछ सीखना चाहते हैं उसकी रियल अर्ज आपके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, उस कंटेंट की वैल्यू आपको वाजे नहीं है, आपके अपने अंदर उसको उससे इस्तेफादे और उसका जो बेनिफिट मेरे शऊर और मेरे मिजाज और मेरी शख्सियत पे पड़ सकता है, उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, और मैं उसको अपने सेल्फ इंटरेस्ट से फुल्ली एक्सप्लोर करने, मतलब एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि ये तो मुझे करने की कोई, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है जो बात मैं कह रहा हूँ। तो बस वो एग्ज़ाम है जिसमें वो डिसाइड होगा कि भाई ये करना है या नहीं करना। कि अगर मैं कहूँ ना, एक मैजिकल फ्रेज़ है 5 लफ्ज़ों का। आप कभी भी क्लासरूम में जाके बच्चों के सामने कोई टीचर ये जुमला बोल दे तो बच्चे वो काम करेंगे। और वो एक मैजिकल फ्रेज़ है, जब भी टीचर ये जुमला बोलता है ना तो सब बच्चे अटेंटिव हो जाते हैं। और वो जुमला पता है क्या है? ये इम्तहान में आएगा। बस आप जब भी ये जुमला बोलें, इसके बाद जो भी काम कराएंगे वो करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरी ज़िंदगी में अहम है, ये ज़िंदगी में काम आएगा, ये आखिरत में काम आएगा, ये मेरी अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में काम आएगा, ये जुमला उनको क्लिक नहीं करता। ये मसला क्यों हुआ है, इसको समझने की ज़रूरत है। और ये इतना, अब पूरी दुनिया में ये मसला इतना ज़्यादा हुआ है, इसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट था मेरा। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि उसकी कैपेसिटी क्या है, एग्ज़ाम एसेस ही क्या कर सकता है, आप गेज क्या कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम के ज़रिए कुछ मेजर करना है तो इसकी मेजरमेंट कैपेसिटी या स्कोप ऑफ मेजरमेंट क्या है इसका, ये किसी इंसान के बारे में एग्ज़ाम्स के थ्रू या फॉर्मल टेस्ट्स के थ्रू हम क्या जान सकते हैं। और जो कुछ जान सकते हैं वो उस इंसान की कितनी वो रियल सेल्फ और उसकी जो उसका जो एक्चुअल सेल्फ है वो क्या हम उसको जान सकते हैं। ये एक बहुत अहम सवाल है कि ये सिर्फ और सिर्फ बहुत ही ज़ाहिरी मामलात को जान सकता है या उसकी जांच कर सकता है या उसको एसेस कर सकता है। और जो कुछ ये किसी इंसान के बारे में एसेस करने में कामयाब होता है, एग्ज़ाम या फॉर्मल टेस्ट, वो किसी इंसान की एक्चुअल सेल्फ नहीं होती। वो किसी इंसान का उसका जो पर्सपेक्टिव है उसका अंदाज़ा उससे नहीं होता। हमें ज़िंदगी में ना सबसे ज़्यादा बड़ी वजह से किसी इंसान को अगर एसेस करने की ज़रूरत पेश आती है तो वो 2 कॉन्टेक्स्ट हैं। जब आप किसी से शादी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भाई मैं ये जानूं कि बंदा सही है नहीं है, मतलब आप किसी बंदे को वाकई समझना जानना चाहते हैं कि भाई ये इनकी फैमिली या ये बंदा वाकई सही है या नहीं है, मैं इससे शादी करूं या नहीं करूं, इसको प्रपोज किया जाए नहीं किया जाए। ये बहुत अहम सिचुएशन है ना। इसी तरह एक और सिचुएशन है जिसमें आप किसी बंदे के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। ये दूसरा कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आप जानना चाहेंगे कि क्या वाकई ये बंदा क्रेडिबल है और इस बंदे के अंदर वाकई वो कैरेक्टर है और वो ये ट्रस्टवर्दी है और इसके साथ हम कारोबार कर सकते हैं। ये 2 ऐसे कॉन्टेक्स्ट हैं जिसमें इंसान की जेन्युइन और बड़ी जस्टिफाइड एक ख्वाहिश है कि भाई मैं ये समझूं तो बंदा सही है कि नहीं है। आप बताइए कि किसी भी एग्ज़ाम की जो फाइंडिंग्स हैं क्या वो ऐसी हैं कि उसकी बेसिस पे आप जान क्या सकते हैं। मतलब जो चीज़ आप जानना चाहेंगे ना, जिससे आप शादी कर रहे हैं या जिसके साथ बिजनेस कर रहे हैं,
वो सारी वो क्वालिटीज़ हैं जो किसी इंसान के एक्चुअल सेल्फ से रिलेटेड है। एग्ज़ाम जो है वो हमारे वजूद की बिल्कुल ज़ाहिरी, ऊपरी, सरसरी लेयर को ही हमें बताता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सब कुछ ऑलरेडी सबको पता होता है। बहुत सारे टीचर्स को ऑलरेडी पता होता है कि उनके बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं। बल्कि वो फ्रैंक स्मिथ का जुमला है ना कि भाई अगर आप किसी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और टेस्ट लिए बगैर ये नहीं बता सकते कि बच्चे कहाँ खड़े हैं और उन्होंने क्या सीखा है, टेस्ट लिए बगैर अगर आप किसी क्लास में पढ़ाते हैं और टेस्ट ये जानने के लिए कि बच्चों को क्या मतलब वो सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, इसको जानने के लिए आपको टेस्ट की मोहताजी है, तो आप अच्छे टीचर नहीं हैं। ये फ्रैंक स्मिथ का जुमला है। वो अंदाज़ा हो जाता है कि भाई हमारे बच्चे ठीक है, वो उनके सवालों से अंदाज़ा हो जाता है। तो और बल्कि जो सवालों से अंदाज़ा होता है, बल्कि चलें इस बात को भी मैं इसको ज़रा देखिएगा कि आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, उस बच्चे के बारे में जो आपका अंदाज़ा है वो ज़्यादा रिलायबल है, और जो टेस्ट आप लेते हैं फॉर्मल टेस्ट, वो उतना उससे जो फाइंडिंग है वो उस लेवल पे नहीं है। बल्कि बाज़ औक़ात ये होता है कि आदमी कहता है कि भाई ये तो इसका वो रिस्पॉन्स है ही नहीं जो मैं समझ रहा था। क्यों नहीं है वो रिस्पॉन्स? इसलिए कि वो 2 घंटे के टेस्ट में हो सकता है उसकी तबीयत ठीक नहीं हो सकता है कि उसका मूड अच्छा ना हो सकता है कि वो किसी और वजह से उसका दिल ही ना चाह रहा हो आपके सवालों का जवाब देना। तो पहली बात तो ये कि टेस्ट जो है वो बहुत सरसरी और बहुत छोटी चीज़ों को टेस्ट कर सकता है, मतलब उसकी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो एक्चुअल सेल्फ के बारे में कोई अंदाज़ा लगाए। और दूसरी बात ये कि जब हम उसके बारे में कोई अंदाज़ा लगा लेते हैं, एक प्रॉब्लम ये है कि हम उसके बारे में फिर एक और जो इशू ये इसी से रिलेटेड है कि हम उसको एक नंबर में बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि जो मार्क्ड असेसमेंट्स हैं या मार्क्ड टेस्ट्स हैं, जिसमें आपने कहा कि तुम्हें 74 नंबर मिले हैं 100 में से या 87 मिले हैं 100 में से, तो ये तो नहीं बता रहा कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, आपके ज़ौक़ के बारे में, आपकी सलाहियतों के बारे में, तो इससे कुछ भी नहीं पता लग रहा। ये तो बस एक स्कोर है। यानी अगर किसी इंसान के नंबर्स हैं फ़िज़िक्स में या साइंस में पूरे नंबर आ जाएं, तो इसका मतलब क्या ये है कि वो एक अच्छी उसकी अप्रोच साइंटिफिक है, जो साइंटिफिक अप्रोच ऑफ इंक्वायरी है या इन्वेस्टिगेशन है या एक्सप्लोरेशन है, वो उसको बहुत अच्छी तरह समझता है, तो आपको पता लगेगा ये इससे इसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो ये है एग्ज़ाम की कैपेसिटी का इशू। और इसी तरह एक और चीज़ जो एग्ज़ाम के साथ है, ये जो सेकंड पॉइंट मेरा है कि एग्ज़ाम्स में इस बात पे इसरार होता है कि भाई हम लिख के या फिर ओरल एग्ज़ाम्स में बोल के हम चाहते हैं कि हमें रिस्पॉन्स मिले। और इंसान का मामला ये है कि जो कुछ उसकी समझ में आया है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ उस तरह आर्टिकुलेट करके बता सके। तो अगर किसी बच्चे ने पेपर पे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं किया है राइटिंग में, उसके बारे में हम ये गुमान करें कि तुम्हारी समझ कम है, मतलब आप सोचें कितनी इंतहा पे पहुँच गए ना। मतलब हमें ये कहना चाहिए कि तुमने इस पेपर पे जवाब नहीं दिया, लेकिन हमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि इस पेपर पे अगर तुम्हारा रिस्पांस नहीं आया तो तुम्हारी समझ में नहीं आया। यानी अगर मैं ये कहूँ आपसे, क्या ये मुमकिन है कि आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए और वो क्वेश्चन आपसे किया गया, आपने उसका जवाब दिया, और मैं कहूँ कि बस ये 5 मिनट में इसका जवाब दीजिए और बस ये पेपर ले लूँगा आपसे, और उसके बेसिस पर मैं आपके बारे में एक बहुत ही बड़ी जजमेंट कायम करूँ। हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद आपको रियलाइज़ हो कि आपने 5 मिनट मुझे दिए थे, अगर मेरे पास फ्री टाइम होता तो मैं इस पे थोड़ा और सोचता और आई वॉज कैपेबल ऑफ गिविंग यू अ मोर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव और ज़्यादा अच्छा जवाब देने की मेरे अंदर मौजूद थी। लेकिन आपका वो जो 5 मिनट या 10 मिनट में जो जवाब आया है, उसकी बेसिस पर मैं ये एक ओपिनियन बना रहा हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कम है। ज़रूरी तो नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग कम हो, और इससे भी ज़्यादा बाज़ औक़ात हम इस लेवल पे बनाते हैं कि भाई आप मतलब हमारे माशरे में बाज़ औक़ात इससे भी ऊपर चले जाते हैं कि आपकी उसकी ज़हनी सलाहियतों पे शक करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक्चुअल सिचुएशन क्या है? जब आपसे सवाल किया गया, आपका एक थॉट प्रोसेस उस सवाल के नतीजे में एक्टिव हुआ, आपने उस पर सोचना शुरू किया, आपने अपने शऊर में से चीज़ें कलेक्ट करना शुरू की। जब आप अपने शऊर में से चीज़ें कलेक्ट कर रहे थे तो इसके लिए आपको टाइम चाहिए। दूसरी बात यह कि मुमकिन है कि आपके जहन में पहले से कुछ और चीज़ें चल रही हों। ये जो आपकी बैंडविड्थ है ना, आपकी जो सोचने और आपके जहन के अंदर जो कुछ है, पहले से कोई बहुत ज़्यादा आप किसी और वजह से परेशान हो और आप फुल्ली कंसंट्रेट ना कर पा रहे हो।
और आपके शऊर में बहुत सारी चीज़ें उस सवाल के जवाब में मौजूद हों, लेकिन आपके पास मौका ही ना हो कि आप उन सब चीज़ों को कलेक्ट करें और उन सब चीज़ों को असेंबल करें और फिर उन सब चीज़ों को, और फिर ये इस काबिल होना कि वो सब अपनी राइटिंग में एक्सप्रेस भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो हकीकत ये है कि जब एक इंसान कागज़ पे कुछ लिखता है या ज़बान से कुछ बोलता है, तो ये ख्याल करना कि इसकी अंडरस्टैंडिंग भी इतनी ही है जितना इसका ओरल या रिटन रिस्पॉन्स है, ये उसके साथ ज़्यादती है। उसकी अंडरस्टैंडिंग इससे ज़्यादा हो सकती है, और ये भी मुमकिन है कि उसके शऊर में उस बहुत सारी चीज़ें मौजूद हों। अगर उसको थोड़ा सा अपने साथ वक्त गुजारने का मौका मिले तो वो उन सब चीज़ों को रिलेट करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करे। और लेकिन जो उसकी टोटल अंडरस्टैंडिंग है वो सारी की सारी राइटिंग में एक्सप्रेस हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आसानी से एक्सप्रेस हो सके। लेकिन जो उसका एक ख़ास टाइम पर, एक ख़ास वक्त पर जो उसका रिटन रिस्पॉन्स है, उसकी बेसिस पर हमने एक जजमेंट लगा दी और हमने कहा कि तुम तो ये हो, ज़रूरी तो नहीं है कि तुम ये हो, तुम्हें तो आता ही नहीं कुछ, क्योंकि एग्ज़ाम तो यही कह रहा है कि तुम्हें तो नहीं आता कुछ। तीसरी बात जो है, अच्छा दूसरी ही बात में मैंने ये वाली भी बात की थी ना कि जो बड़े हमारी सिफ़ात या औसाफ हैं वो मेजरेबल नहीं है इंसान का। यानी जैसे मैंने उसमें 2 कॉन्टेक्स्ट शेयर किए ना कि अगर किसी इंसान से हमें शादी करनी हो तो ये उसकी जो असल में जो उसकी ट्रू सेल्फ है उसको तो गेज नहीं किया जा सकता, ये तो रहने से पता लगेगी साथ। तो एग्ज़ाम की अपनी एक कैपेसिटी है, बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है। जबकि एजुकेशन का जो अब एक सवाल है कि भाई तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि एग्ज़ाम तो बहुत थोड़ा ही एसेस कर पाता है। बात यह है कि जब एग्ज़ाम, अब ये तीसरे पॉइंट में ये बात, अब मैं तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ कि जब ये मसला होता है ना कि एग्ज़ाम सिर्फ ऊपरी ज़ाहिरी चीज़ों ही को एसेस कर सकता है या कर पाता है, तो अब तीसरा आर्ग्यूमेंट मेरा ये है कि इस वजह से एजुकेशन के गोल्स रिडक्शनिज़म के शिकार होने शुरू होते हैं। एक रिडक्शनिस्ट अप्रोच पैदा होती है। वो क्या है? सिर्फ वही चीज़ जो टेस्टेबल है वही वर्थ टीचिंग है। इफ़ इट इज़ नॉट टेस्टेबल, इट इज़ नॉट वर्थ टीचिंग, इट इज़ नॉट वर्थ लर्निंग। अगर इसका इम्तहान ही नहीं होना है तो ये मैं क्यों पढ़ूँ, ये सवाल है। और अगर ये इम्तहान में आना ही नहीं है तो हम इसे क्यों पढ़ाएं, ये सवाल है। तो तालीमी निज़ाम में सेंट्रलिटी उसी चीज़ को हासिल होती है जिसकी एग्ज़ामिनेशन पैटर्न में वेटेज ज़्यादा है। अगर एग्ज़ामिनेशन पैटर्न में वेटेज कम है या नहीं है या वो उसमें शामिल नहीं है तो तालीमी निज़ाम में नहीं शामिल। मिसाल के तौर पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आप कोई बहुत अच्छी चीज़ भी पढ़ा रहे, कोई भी, यानी आप सोचें कि बहुत बड़ा कोई फिज़िक्स केमिस्ट्री से भी ऊपर हम आ जाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए हम सलात की तालीम देना चाहते हैं, नमाज। आप नमाज के बारे में एसेस क्या कर सकते हैं? तो ये दूसरा पॉइंट था ना मेरा, क्या एसेस कर सकते हैं? ये सुना दो, वो सुना दो, वो सुना दो, इसका तरीक़ा बता दो, उसका तरीक़ा बता दो, इसमें कितनी रकअतें हैं, उसमें कितनी रकअतें हैं, यही आप इसी का इम्तहान ले सकते हैं। लेकिन क्या नमाज इसके लिए मुलाकात का तजर्बा बनी है? नमाज पढ़ते हुए ये अल्लाह के सामने अपने आप को खड़ा हुआ महसूस करता है? नमाज इसका ताल्लुक़ इस्टेब्लिश करने में मदद कर रही है? इसकी साइकी को, यानी हालत नमाज में इसकी साइकी क्या है, इसकी गॉड कॉन्शियसनेस को कितना नर्चर किया है नमाज ने, इसको आप एसेस नहीं कर सकते, टेस्ट कर ही नहीं सकते इसको। अच्छा, चूँकि अब आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते, खुशू कितना है, ठीक है, जहन की हुजूरी कितनी है, ये इसको टेस्ट नहीं कर सकते। चूँकि इसको टेस्ट नहीं कर सकते तो अब जो 2 हफ्ते की, अगर 1 हफ्ता या 2 हफ्ता आपने सलात की तालीम के लिए रखा है तो उसमें आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं जो एग्ज़ाम की नज़र से इम्पॉर्टेंट है। और ये जो चीज़ें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये अंडर डिस्कशन नहीं होती। और अगर ये अंडर डिस्कशन होती है तो सबका सवाल ये होता है कि भाई आप ये करा रहे हैं, एग्ज़ाम में तो आएगा नहीं। मुझसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर हम कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा वैल्यू बिल्डिंग जो है ना आपके सिस्टम में एग्ज़ाम की वजह से होती है। मतलब कौन से कंटेंट की क्या वैल्यू होगी वो एग्ज़ाम सेट कर देता है, और फिर आप उसके साथ पैरेलल कैरेक्टर बिल्डिंग भी कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं, अब ये अलग क्वेश्चन है कैरेक्टर बिल्डिंग क्या हो रही है, कैसे हो रही है। लेकिन होता ये है कि जब आप पैरेलल ये करते हैं तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि अच्छा ये तो बचे हुए टाइम में करना है, और अगर इसके करने से वहाँ तो कोई हासिल नहीं है। फिर बहुत से लोग ये कहते हैं अच्छा हम कैरेक्टर में भी सर्टिफिकेट देना शुरू कर देंगे और कैरेक्टर का भी एग्ज़ाम लेना शुरू कर। बाद लोगों ने ये हरकतें भी शुरू की। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर इम्तहान लेने से अगेन कैरेक्टर की भी ज़ाहिरी चीज़ों की अहमियत बढ़ गई।
वो फिर कैरेक्टर नहीं था, वो फिर वो मैनर्स थे, फिर वो ज़ाहिरी बिहेवियर्स थे जिनकी बड़ी हाईली रेटिंग थी और जिनकी बेसिस पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू हो रहा था। किसी जगह पे किसी बच्चे को कैरेक्टर में कोई सर्टिफिकेट दिया तो भाई क्या वजह थी, ये इसका लिबास बहुत साफ़ सुथरा रहता था, ये हमेशा सुबह टाइम पे आता था, इससे क्या ताल्लुक़ है इस बात का, इसका कैरेक्टर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बात समझने की है, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो ये जो बात है ना कि जो चीज़ टेस्ट नहीं की जा सकती वो वर्थ टीचिंग भी नहीं रहती, वो उसके बारे में फ़िक्र भी ख़त्म हो जाती है, और ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये तीसरा मेरा आर्ग्यूमेंट है। चौथा आर्ग्यूमेंट मेरा ये है कि एक जजमेंटल ऑब्सेशन पैदा हो रहा है और एक अखलाक़ी और ज़ौक़ी ख़राबी हम सब में पैदा हुई है, और सोसाइटी के अंदर दूसरों को जज करने का जो ऑब्सेशन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उसे जज करने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते। जब एक छोटे से बच्चे से सवाल करते हैं ना कोई, यानी टीचर या कोई भी बंदा सवाल करता है ये बताओ वो बताओ, तो बच्चे के वहम गुमान में ये बात नहीं होती कि जो बंदा मुझसे सवाल कर रहा है उसे ये बात पता है और वो ऐसे ही मुझसे पूछ रहा है। क्योंकि बच्चा जब किसी से सवाल करता है तो वो इसलिए करता है कि भाई मुझे ये बात नहीं पता इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मुझे ये बात पता है तो आप पूछ क्यों रहे हैं। ये बच्चे के लिए बड़ी हैरत की बात होती है। आप यू ऑलरेडी नो इट एंड यू आर आस्किंग अबाउट इट, मतलब व्हाट इज़ द पर्पस। सर मेरा पर्पस सिर्फ आपको जज करना है। बच्चा बाज़ औक़ात हैरान होता है कि ये अभी उस तस्वीर को दिखा के पूछ रहे हैं ये क्या है, जिसको कल खुद ही बता रहे थे कि ये बटरफ्लाई है, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं जब आपको पता है कि ये बटरफ्लाई है। उसे इसका पर्पस समझ में नहीं आता। तो ये जो जजमेंटल ऑब्सेशन है ना, इसने पूरे के पूरे एजुकेशन प्रोसेस को, और ना सिर्फ ये कि एजुकेशन प्रोसेस को, हमारे जो एवरीडे सोशल इंटरेक्शंस हैं, हमारा सोशल बिहेवियर है, हमारी जो लाइफ है, उस सब को बुरी तरह अफेक्ट किया है। लोग एक दूसरे को जांचने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते, जज करते हैं उसे, और इसके नतीजे में बहुत बड़ा नुकसान पैदा होता है। वो नुकसान क्या पैदा होता है कि बच्चों को ये ट्रेनिंग मिलती है कि वो दूसरों को जज करें और अपने आप को अपनी नज़र से देखने की बजाय दूसरों की नज़र से ही देखें। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। मैं इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूं कि एक चीज़ होती है फर्स्ट पार्टी असेसमेंट, जिसको हम सेल्फ असेसमेंट कह सकते हैं। यानी मैं अपने बारे में कोई राय कायम करूं, या अपने बारे में कोई जजमेंट मेरी हो, या अपने बारे में मेरी जो भी अंडरस्टैंडिंग, मैं अपने आप को एसेस करूं, ये एक फर्स्ट पार्टी असेसमेंट है। एक होती है सेकंड पार्टी असेसमेंट, यानी मेरा जिस बंदे से रिलेशनशिप है, या मेरा जो बच्चा है, या मेरा जो स्टूडेंट है, वह अपने स्टूडेंट को, यानी एक स्टूडेंट को उसका टीचर असेसमेंट करे, ये सेकंड पार्टी असेसमेंट है। और एक थर्ड पार्टी असेसमेंट है जिसमें एक अननोन अथॉरिटी, जिसको हम अथॉरिटी बना लेते हैं, और वो अननोन अथॉरिटी जो है वो आपको एसेस करे, और उसको ये नहीं पता कि आप ही है या शी है, उसको ये नहीं पता कि आज आप बुखार हो रहा है, आपको नज़ला हो रहा है, उसको ये नहीं पता कि आपकी लाइफ में मसाइल क्या चल रहे हैं। आपका थॉट प्रोसेस पहले से बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, और इसके अंदर हम कोई ख़ास सवाल पूछेंगे जिसको 5-10 मिनट में एनालाइज करके जवाब देना होगा और राइटिंग में देना होगा। तो ये थर्ड पार्टी असेसमेंट है जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी असेसमेंट है, प्रॉब्लम ये हुई है, जजमेंटल जो पूरा पैराडाइम है ना, इसमें थर्ड पार्टी असेसमेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो गई है, और ये बहुत ख़राब बात है। और सेकंड पार्टी असेसमेंट की वैल्यू उससे कम हो गई है, और फर्स्ट पार्टी असेसमेंट जो कि सेल्फ असेसमेंट है वो तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, यानी बच्चों के बाकायदा बोर्ड एग्ज़ाम्स लिए जाएं, दुनिया में ये 1858 से शुरू हुए, तकरीबन 150 साल आप लगा लीजिए, और कैम्ब्रिज ने शुरू किए। हमारी तालीम के अगर ऑब्जेक्टिव्स होलिस्टिक डेवलपमेंट है, अगर हम चाहते हैं कि हमें किसी बच्चे की सिर्फ नोइंग को और उसके रिटन एक्सप्रेशन को इवेलुएट नहीं करना है, या उसकी मेमोरी को टेस्ट नहीं करना है, या उसकी एक सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग को चेक नहीं करना है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि वो एक ओवरऑल उसकी इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ डेवलप हो, उसकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ उसकी हो, उसका एक अपना उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो, उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं, तो एग्ज़ाम को वहाँ से निकालना पड़ेगा।
ताकि ये सारे काम हो सकें। एग्ज़ाम की प्रेजेंस में ये काम करना बहुत मुश्किल काम है। हो ये रहा है कि बच्चों का अपना जो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है वो इतना ज़्यादा एक्सटर्नल रेटिंग पर रिलाई करने लगा है। मतलब तुम अच्छे हो या बुरे हो, या तुम्हारे अंदर क्या अच्छी बात है या क्या बुरी बात है, इसको खुद से समझने तो बिल्कुल ही कोई बात ही नहीं है। बल्कि मेरी जीपीए क्या है, मेरे नंबर क्या है, मेरा स्कोर क्या है, इसकी बेसिस पर वो अपने आप को रेट करता है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपने बारे में एक असेसमेंट और एक तसव्वुर होना चाहिए, और वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी या सेल्फ इवैल्यूएशन का एक प्रोसेस जो कि एक ख़ास मोमेंट के ऊपर मुहित ना हो, बल्कि वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस हो जिसके नतीजे में उसका अपने बारे में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो वो नहीं होता, और बल्कि दूसरों की नज़र से ख़ुद को देखना, और दूसरों को के बाद मतलब हमारी जो असेसमेंट की जो सलाहियत है वो दूसरों को इवैल्यूएट करने में लगेगी, अपने आप को नहीं लगेगी। और दूसरों की जो इवैल्यूएशन और जजमेंट की सलाहियत है उसकी बेसिस पे जो चीज़ आ रही है उससे अपने आप को देखने में लगेगी। ये बड़ी अजीब सी बात है। अगर उसके पास अल्लाह ने जज करने की सलाहियत दी है ना, तो उसको चाहिए कि वो अपने आप को जज करे, अपनी सलाहियत, अपनी सब चीज़ों को अपने आप को जज करे। और हमें अपने अंदर जो जज करना है, नियतों को जज करना है, अपने इरादों को जज करना है, अपनी सोच को जज करना है, अपनी ख्वाहिशात को जज करना है, अपनी सलाहियतों को जज करना है। इन सब चीज़ों को करने में बहुत खैर है, लेकिन वो अपना नहीं कर रहा, वो दूसरे का कर रहा है। और दूसरे ने जो उसके बारे में रेटिंग दी है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छी राइटिंग स्किल्स हैं, उनके टीचर ने एक कमेंट दे दिया राइटिंग के बारे में, तो वो अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे। उन्हें लगा कि वो तो कोई उनकी राइटिंग ही नहीं है। आप ये, बल्कि आप में से सबको पता होगा ना कि ये किस तरह के लोगों के साथ हुआ है। चर्चिल, जिसने लिटरेचर के अंदर बहुत बड़े कारनामे किए हैं, उसके बारे में क्या ओपिनियन थी। और ये तो मशहूर बातें हैं ना कि आइंस्टाइन और बहुत सारे और लोगों के बारे में ये ओपिनियन थी। लेकिन हम आसपास हर दफ़ा आसपास यही हो रहा है कि एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, एक बहुत बड़ा शायर। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत कमाल के लिटरेरी जहन रखते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर उनके टैलेंट को और उनकी जो लिटरेरी स्ट्रेंथ है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सका, क्योंकि इम्तहान का अपना एक ख़ास निज़ाम है। वो बच्चा जिसके इस्लामियात में फ़ेल हुआ है, क्या वो फ़हम दीन से महरूम है और तक़वा और खौफ खुदा से महरूम है, और खुदा न खास्ता जहन्नुम में जाने का कोई ख़तरा पैदा हो गया है? और वो बच्चा जिसने 100% नंबर लिए हैं, उससे आपने क्या एसेस किया है, उससे क्या पता चल रहा है? तो ये एक चीज़ है जिसको देखने की ज़रूरत है। पांचवा जो एतराज़ है, और वो इन सब की बेसिस पर पैदा होता है कि इससे सोसाइटी में एक तकसीम होती है, क्लासेस पैदा होती हैं। ये ए ग्रेड्स हैं, ये बी ग्रेड्स हैं। इंसानों को ग्रेड करना जो है ये बहुत ही गैर अखलाक़ी चीज़ है, और इसकी कोई अखलाक़ी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती कि हम इंसानों को इस तरह से क्लासेस में तकसीम करें। दुनिया में बहुत से समझदार लोग क्लासेस जो, जैसे हम कहते हैं ना, सोसाइटी में क्लास डिफरेंसेस को क्वेश्चन करते हैं, यानी रेस और कलर और बहुत सारी और चीज़ों और स्टेटस की बेसिस पर समझदार लोग क्वेश्चन करते हैं। लेकिन ये वाला जो क्लास डिफरेंस है, इसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं और क्वेश्चन करते हैं, और ये बहुत अहम है। दुनिया में एक बहुत ख़ास किस्म का क्लासेस का डिफरेंस इन चीज़ों से पैदा हो रहा है जो हम इंसानों को ग्रेड कर रहे हैं। और इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है, जिन बच्चों के ग्रेड्स कम हैं उनके साथ सोसाइटी क्या सलूक करेगी? वो एक छोटा सा नंबर डिसाइड करता है कि, या परसेंटेज डिसाइड करती है कि सोसाइटी इस बच्चे से कैसे बिहेव करेगी। अगर उस बच्चे के नंबर्स अच्छे नहीं हैं तो आपका क्या ख्याल है, सोसाइटी अच्छी तरह बिहेव करेगी उससे? हमारी सोसाइटी को ये सेंस है, तो हम ऐसा नंबर देते ही क्यों हैं उसे? और फिर आप ये देखिए कि वो बच्चे जो इस एग्जामिनेशन सिस्टम में कामयाब हो जाते हैं और बहुत हाई अचीवर्स होते हैं, उनके साथ क्या नुकसान होता है, ज़रा ये देखें। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि अगर किसी बच्चे को पोजीशन होल्डर हो, या आप में से हो सकता है कुछ लोग हों, ख़ुद भी आपने पोजीशंस ली हो, या गोल्ड मेडल लिया हो, या अपनी क्लास में पोजीशन हाई अचीवर हो आप, अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो, और मैं आपसे ये पूछूं कि जो इस एग्ज़ाम में हाई अचीवर्स होते हैं, उनकी अपनी साइकी और उनके अपने अखलाक पर उसके क्या असरात पढ़ सकते हैं, यानी जिन जो हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं, अगर आप गौर करें तो आपको पता लगेगा कि वो
ख़ुद पसंदी, दूसरों से अपने आप को बढ़तर समझना, अपने बारे में कोई ज़्यादा ही खुशफहमियों और खुशगुमानियों में मुब्तला हो जाना, ये सब उनके साथ मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये बहुत आम है। इस सिस्टम से में जो बहुत अच्छी तरह कामयाब होता है उसको क्या नुकसान होता है, आप ये सोचें। जो इस सिस्टम में नाकाम होता है और नहीं चल पाता, उसके नुकसानात कितने ज़्यादा होंगे। वो बच्चे जो नाकाम हो जाते हैं इस सिस्टम में, उनमें कितने नफसियाती मसाइल पैदा होते हैं, कितना स्ट्रेस पैदा होता है, कितनी इनसिक्योरिटी पैदा होती है। और सिस्टम और सोसाइटी उसकी जहनी सलाहियतों पे शक करता है। उसको लगता है कि ये इनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, इनके साथ कोई प्रॉब्लम है, उनकी अकल समझ पे डाउट करते हैं। तो जो सोसाइटी है वो इंसानों के अंदर जो डाइवर्सिटी है और उनके अंदर जो इन्नेट और यूनिक और इंडिविजुअल क्वालिटीज़ हैं, उनको अप्रिशिएट करने से बिल्कुल महरूम हो जाता है। बल्कि सोसाइटी में एक स्किल सेट के ऊपर एक इसरार बढ़ जाता है कि भाई सब जो है ना, सबको ये काम आता हो। अल्लाह का शुक्र है, दुनिया में इसके ऊपर काफ़ी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है, लोगों ने इस पर बात की, अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी लोगों ने लिखा इसके ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक जुल्म की फॉर्म है जिसको मैं समझता हूँ कि इसको समझना और इस पर समझाना हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, एग्ज़ाम्स के नतीजे में, जो 5वां पॉइंट है कि ग्रेड्स की वजह से जो क्लास डिफरेंस और इसमें जो एंग्जाइटी स्ट्रेस पैदा हो रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह वही एक्सपेक्टेशंस का जबर है। बच्चे को ये एहसास होता है कि मैं तो बहुत सारे बच्चों से जब बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो इस फीलिंग में है कि हम अपने पेरेंट्स की और अपने स्कूल की एक्सपेक्टेशंस को पूरा ही नहीं कर सके हैं। वो अपनी पूरी जान लगाते हैं और इतने प्रेशर में होते हैं और फिर भी उन्हें लगता है कि वो इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सके। तो ये अच्छी बात तो नहीं है। बहुत ही रुथलेस कॉम्पिटिशन्स हैं जिनमें बच्चे चले गए। वो बच्चे जिनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आए हैं वो लोगों से मिलना नहीं पसंद करते, वो जानना नहीं चाहते। आप में से कितने लोग ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जिसको आपने कहा चलो फलां जगह चलते हैं मिलने के लिए, किसी रिश्तेदारों के यहाँ, जानने वालों के यहाँ, और उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, इसलिए कि उन्हें ये खौफ है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो सब लोग, चूँकि सोसाइटी को जजमेंटल ऑब्सेशन तालीमी निज़ाम ने दिया है, तो हर एक बजाय इसके कि अपने आप को एसेस करे, लोगों के बारे में जजमेंट्स, और लोगों की इतना लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इतने लोग क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि तुम्हारे बच्चे का रिज़ल्ट क्या आया, फलाने बच्चे के क्या नंबर आए। इतने क्यूरियस हैं कि चैन से बैठ नहीं सकते। वो उससे पूछते हैं और उसको शर्मिंदा होता है। मतलब आप उससे पूछें कि भाई आपके क्या रिज़ल्ट आया, आपके कितने ग्रेड आए, क्या ज़रूरत है आपको पूछने की। अवॉइड करते बच्चे, कहते हैं मुझे नहीं जाना कहीं भी। आइसोलेशन में जाने की एक बहुत बड़ी वजह बच्चों के रिजल्ट्स का अच्छा ना होना है। तो हमने ज़िंदगी इतनी तकलीफदेह क्यों बना दी। तालीम का जो पूरा अमल है उसे लाइट और रिलैक्स्ड और इंजॉयबल और बहुत नेचुरल मैनर में चलना चाहिए ना कि इतना बोझ और इतना एक कोफ्त वाला चले। इसमें और भी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैंने कोशिश की कि इसको 5 पे लिमिट करूं। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ एंग्जाइटी और स्ट्रेस, इसके ऊपर बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। मैं चंद चीज़ें कोट भी कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर इस वक्त मेरे सामने ये US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज है, उसका डेटा है। ये एक स्टडी है 2015 की, नेशनल यूथ रिस्क बिहेवियर सर्वे की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि 14% US हाई स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं, जिनमें मोस्टली एज यानी जिन्होंने एज अचीव किए थे, उन्होंने सीरियसली सुसाइड अटेम्प्ट करने को सीरियसली कंसिडर किया। और इसी तरह वो बच्चे जो डीज और एफ्स की सतह पर थे, यानी ये तो ऊपर की क्लास है ना, जो बॉटम में जिनको हम डाल देते हैं डी और एफ कह के, तो वो सर्वे में ये रिज़ल्ट है कि 36% 36% बच्चों ने जो डीज और एफ्स के अंदर थे, आप 36% बहुत ज़्यादा तादाद है। 1% भी अगर है तो हमारे लिए तकलीफदेह बात होनी चाहिए। उन्होंने सीरियसली कंसिडर किया सुसाइड करने का। फिर एक और डेटा उन्होंने ये दिया है कि 6% स्टूडेंट्स जो हैं, जो एज जिनके थे, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट भी की, वो कोशिश की सुसाइड करने की, सक्सेसफुल यानी उनका गोल या सुसाइड की या नहीं की वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने अटेम्प्ट की सुसाइड करने की। और 21% बच्चों ने जो डीज और एफ्स लाए थे, उन्होंने ये अटेम्प्ट की। ये बहुत ख़तरनाक बात। इसी तरह अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, जो उसने एक रिसर्च पब्लिश की कि 83% टीन्स जो हैं उनको इतना स्ट्रेस होता है इम्तहानों के ज़माने में कि उनकी जो नफ्सियाती और जिस्मानी सेहत है उसका ठीक रहना
बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब एक ख़तरनाक लेवल पर पहुंच जाता है। 83% स्टूडेंट्स को इम्तहानों की वजह से इतना स्ट्रेस होता है कि उनकी जिस्मानी और जहनी सेहत की सलामती ख़तरे में पड़ती है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। 83%, मैं तो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि 1% भी अगर हो तो हमारे लिए इस पूरी चीज़ को छोड़ना, हमें सोचना चाहिए कि भाई फिर हम इसे ख़त्म करें, क्यों ये तमाशा हमने लगाया हुआ है, हम सही कर दें इसको। इसी तरह एक और डेटा जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का है कि इन्होंने 8 साल से 17 साल के बच्चों का एक सर्वे किया, और ये 2009 की रिसर्च है, और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इसको पब्लिश किया है कि उन बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी ये थी, 44% बच्चों की परेशानी है, तकरीबन निस्फ बच्चे वो हैं, एग्ज़ाम से हट के बात हो रही है, और वो परेशानी ये थी कि क्या वो अप टू द एक्सपेक्टेशंस चल रहे हैं या नहीं चल रहे। यानी डूइंग वेल इन स्कूल वाज अ सोर्स ऑफ वरी फॉर देम, और वो वरी इतनी ज़्यादा थी कि उनकी नफ्सियाती सेहत अफेक्ट होती है। तो अगर हम बहुत ऑब्जेक्टिवली पहले तो हम ये देखें कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, साइकोलॉजिकल हेल्थ, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या इम्तहान के नंबर इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक नफ्सियाती मरीज़ पैदा करके करेंगे क्या हम? अगर वो नंबर ले भी आया और अगर बहुत अच्छा परसेंटेज ले आया और बड़ी हाई अचीवर बन गया, तो उससे जो उसके मिजाज और उसके अखलाक पे असरात पैदा होंगे, उससे क्या अचीव कर लेंगे हम। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, और इसके ऊपर अल्लाह करे कि लोगों को सोचने का मौका मिले और लोग इसके ऊपर गौर करें और अपने मामलात को ठीक करें, इससे निकलें, लोग इससे बाहर निकलें। एक चीज़ और है कि एक तो वो है कि हम एग्ज़ाम में बच्चों को जज करते हैं ना, लेकिन इस वक्त ये मसला है कि हम टीचिंग भी जब कर रहे होते हैं तो हम टेस्टिंग ही कर रहे होते हैं, और हम यही चेक कर रहे होते हैं कि तुम्हें आया नहीं आया। मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि अगर किसी बच्चे को ये फील हो रहा है कि आप उसे जज कर रहे हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। अच्छा, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि उसको समझ में आया या नहीं आया, या उसने क्या सीखा, ये आपकी नेचुरल और बहुत ही प्योर और बहुत ही इनोसेंट ख्वाहिश है, और मैं इसको बिल्कुल सही समझता हूँ कि ठीक है, एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं ये जानूँ कि इन लोगों की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये लोग कुछ पिक कर रहे हैं या नहीं पिक कर रहे हैं, इन्होंने लर्न किया या नहीं किया। ये डिज़ायर जस्टिफाइड है और बिल्कुल ठीक है, और ये डिज़ायर अपनी रूट्स में, अपनी ओरिजिन में बहुत ही इनोसेंट है। अब इसमें जो फाइन लाइन है और जो बात समझने की है कि मैंने इस काम को, कि उन्हें क्या समझ में आया, इसको बहुत इनफॉर्मली करना है। मतलब इनफॉर्मल असेसमेंट की जा सकती है, लेकिन इनफॉर्मल असेसमेंट का मतलब यह है कि बच्चे को, अगर बच्चा ये कॉन्शियस है और बच्चा ये अवेयर है कि मुझे चेक किया जा रहा है, मेरे बारे में अंदाजे लगाए जा रहे हैं, तो फिर तो ये, अगर वो इस हवाले से कॉन्शियस है और उसको इस बात का पता है कि आप जो सवाल कर रहे हैं मुझे जांचने के लिए कर रहे हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम वैसे ही बातचीत कर रहे हैं और उससे हमें अंदाज़ा हो रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है, और इसको हम ऑन गोइंग इनफॉर्मल असेसमेंट कहते हैं। और ये टीचिंग के अंदर खुद ब खुद इंक्लूसिव होती है, टीचिंग के अंदर भी इंक्लूसिव होती है, आम जिंदगी में भी शामिल होती है। दो लोग आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं, उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि भाई इनका जहन क्या है, इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये क्या सोच रहे हैं। और मकसद समझना होता है, मकसद जज करना नहीं होता। देखिए, एक टीचर की ये बिल्कुल जस्टिफाइड नीड है कि वो ये जाने कि मेरे बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं, मैं एक नेक्स्ट सेट ऑफ एक्टिविटीज़, या मैं फ्यूचर में अब किन चीज़ों के लिए मैं नेक्स्ट क्या चीज़ प्लान करूँ, उसके लिए उसको ज़रूरत होती है कि वो ये जाने कि बच्चे कहाँ पहुँच गए हैं, क्या चीज़ समझ रहे हैं। और बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझना भी एक ज़रूरी चीज़ है कि वो बच्चों को अच्छी तरह जाने, समझे, उसे ये भी समझ आए कि वो कहाँ पहुँचे हैं। लेकिन इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि ये पूरा अमल उनकी लर्निंग और उनकी साइकी को अफेक्ट करने की वजह अगर बन रहा है, तो हमें अपनी इस डिज़ायर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मतलब एक देखिए, एज अ टीचर हमारी एक ज़रूरत ये है कि हम ये जानें कि बच्चों ने किस बात को कितना समझा है, कहाँ पहुँच गए हैं, क्या उनका जहन इस मामले में है, ये हम जानना चाहते हैं। लेकिन हमें इस तरह इंक्विजिटिव नहीं होना कि उनकी लर्निंग या उनके परसेप्शन ऑफ सेल्फ उसके नतीजे में इफेक्ट हो। इस काम को इतना फॉर्मल नहीं बनाएं, इस काम को इस तरह नहीं करें, और इस काम के ऊपर बिल्कुल फाइनल जजमेंट्स ना दें कि वो फिर बिल्कुल ही उसमें लॉक हो जाए, बल्कि इस काम को बहुत ही
रिलैक्स्ड और एक बहुत ही अच्छे अंदाज से ये काम किया जा सकता है। तो 2-3 रिकमेंडेशंस भी मैं इधर दे देता हूँ। मतलब ये बात समझ आ रही है कि जायज़ वजह क्या है इसको करने की, लेकिन उसकी सूरत इनफॉर्मल असेसमेंट की बनेगी। लेकिन बच्चों को ग्रेड करना या बच्चों को नंबर देना, ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। इम्तहान, फॉर्मल एग्ज़ाम्स, ग्रेडिंग, नंबर्स, रैंकिंग, इससे ज़्यादा ख़राब और इमोरल, मैं इसे बहुत ही इमोरल एक्सरसाइज कहता हूँ, मैं इसे अनएथिकल कहता हूँ। और फिर अब इस पर हम क्या कर सकते हैं, अगर फिर भी कोई तालीमी इदारे में कुछ करना है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सेल्फ़ असेसमेंट्स बच्चों के लिए प्लान की जाए और बच्चे उसको क्रिएट करें। मिसाल के तौर पर मैं वो वाली एग्ज़ाम्पल देता हूँ, नमाज वाली। अगर मैं आप सब लोगों को ये कहूँ, बल्कि ये एक्सरसाइज अभी हम कर लेते हैं, जो हम नमाज पढ़ते हैं, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने लिए कुछ सेल्फ असेसमेंट तैयार करें, कुछ सवालात लिखें अपने आप को चेक करने के लिए, अपनी नमाज को और अपने बारे में इवैल्यूएट करने के लिए ना, कितने सवालात आपके जहन में आते हैं आप लिखें। मैं आपको 5 मिनट्स देता हूँ, जो सवाल आपकी समझ में आए आप लिखें और फिर उसके बाद हम इसको शेयर करेंगे। चैट में ना जो आपने सवालात लिखे हैं वो ज़रा शेयर कीजिए, उसमें से कोई 1-2 सवाल शेयर कीजिए। बहुत सारे आ जाएंगे, हर एक कोई 1 या 2 सवाल जो उसने लिखे हैं वो ज़रा चैट में डालें। सवाल आने शुरू हो रहे हैं। क्या मुझे अल्लाह से बात करने का तजर्बा हो रहा है? क्या मैं वक्त पे पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ? Am I able to hush away my thoughts of worldly chores at the time of नमाज? या क्या नमाज मुझे बेहयाई और बुरी बातों से रोक पाई है? क्या मैं नमाज के लिए पहले से फ़िक्रमंद होता हूँ उसके औकात से मुताल्लिक़? क्या मैं रोज़ की नमाज को पढ़ने से पहले उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार होता हूँ? क्या मैं अल्लाह से करीब हो रहा हूँ? क्या नमाज का हक़ अदा किया है? मैं नमाज क्यों पढ़ रहा हूँ? क्या मैं इसे आखिरी नमाज समझ के पढ़ता हूँ अपनी हर नमाज को? ये जो सवालात अभी आपने लिखे हैं, क्या ये सवाल कोई और किसी एग्ज़ाम के थ्रू आपसे पूछ सकता है? ये जो सवाल आपने अपने आप से किए हैं, इससे जो फ़ायदा आपको हुआ है वो सलात के ऊपर इम्तहान देने से नहीं हो सकता। इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि अब जो आपने सवालात किए हैं वो अपने उस वजूद से मुताल्लिक़ हैं जो बिल्कुल हिडन है, जिसके बारे में सिर्फ आप ही जानते हैं, और जो आपका लार्जर सेल्फ है, जो आपका एक्चुअल सेल्फ है, जो आपका इनर सेल्फ है। आपने सारे सवालात अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुताल्लिक़ किए हैं, ज़्यादातर सवाल ऐसे किए हैं। ये सवाल एग्ज़ाम में कभी भी नहीं पूछे जा सकते और एग्ज़ाम की कैपेसिटी में नहीं है। ये बताइए ये सवाल अहम है या नहीं है? यानी रकअतों की तादाद क्या है, इसमें कितने फ़र्ज़ हैं, इसमें कितने नफिल हैं? इस सवाल के मुकाबले में ये सवाल बराबर का अहमियत रखता है या ज़्यादा अहमियत रखता है? बात समझ आ रही है? ये सवाल कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो काम है इसको हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट अगर हम बच्चों से, यानी अब जो मैं रिकमेंडेशंस 3 रिकमेंडेशंस दूंगा, एक रिकमेंडेशन ये है कि हम सेल्फ असेसमेंट्स बच्चों से प्रिपेयर करवाएं और कोशिश करें कि जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, ड्राइंग या आर्ट का कोई सब्जेक्ट है, आप बच्चों से पूछें कि एक अच्छे आर्ट वर्क की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। मतलब वो खुद, मतलब तुम अपने आर्ट वर्क को कैसे इवैल्यूएट करोगे? अपने आर्ट वर्क को इवैल्यूएट करने का एक क्राइटेरिया बनाओ। जैसे जैसे इल्म आता जाएगा वो क्राइटेरिया खुद ही इम्प्रूव होता जाएगा। तुम अपने रोज़े और अपनी नमाज को इवैल्यूएट करने का क्राइटेरिया बनाओ। एक अच्छे स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, एक अपने लिए चेकलिस्ट बनाओ, खुद ही बनाएगा एक अच्छे, और वो अपने आप से सवाल करेगा, क्या मैं ऐसा करता हूँ, क्या मैं यूं हूँ, क्या मैं यूं हूँ, अपने बारे में सवाल करेगा। इवन अगर उसने कोई पीस ऑफ राइटिंग लिखा है तो वो अपने पीस ऑफ राइटिंग को इवैल्यूएट करने के लिए एक क्राइटेरिया उससे कहें कि वो बनाए, और वो अपने लिए बनाए, उस क्राइटेरिया पे अपनी राइटिंग को इवैल्यूएट करें। ये है सेल्फ असेसमेंट। और इसके अंदर हम कभी कभी ये भी कर सकते हैं कि हम कोई सेल्फ असेसमेंट टूल यानी हम डेवलप करें, या हम कहीं से अगर हमें अच्छा मिलता है तो वो लें और वो बच्चों से शेयर करें कि भाई मिसाल के तौर पर अपनी नमाज का जायज़ा लीजिए। फ़र्ज़ कीजिए हम एक हैंड आउट बनाते हैं जिसके ऊपर लिखा है अपनी नमाज का जायज़ा लीजिए, और उसमें 20 सवालात लिखे हैं जो अपनी नमाज का जायज़ा लेने से मुताल्लिक़ हैं। और वो जो सवालात हैं, अगर ये सवाल किसी ने एग्ज़ाम में पूछना शुरू कर दिए ना तो इसकी स्पिरिट ख़त्म हो जाएगी।
अगर इन सवालों के ऊपर नंबर देना और ग्रेड देना शुरू कर दिया तो इसकी जो रूह है वो खत्म हो जाएगी, फिर मकसद फौत हो जाएगा। इसका तरीका यह है कि ये सवाल इसको दिए जाएं और ये खुद अपने आप को इन सवालों के सामने रखे और उसको इवैल्यूएट करे और इसका रिस्पॉन्स हमसे शेयर ना करे, अपना कोई रिफ्लेक्शन शेयर करना चाहे तो करे। ये जो एजुकेशनल प्रोसेस है ना, जिसमें बच्चा सेल्फ असेसमेंट करता है, उस पर अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है और अपनी रिफ्लेक्शंस को अगर कंफर्टेबल होता है तो शेयर करता है, ये सबसे कीमती एजुकेशनल एक्सपीरियंस होता है। ये बहुत अच्छा है, इसके ऊपर फिर डिस्कशन, कॉन्वर्सेशंस, वो एक अच्छी चीज़ होती है। ये चीज़ बहुत अहम है। तो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है पोर्टफोलियोज। बच्चों के पोर्टफोलियोज डेवलप हो, जिसमें अगर उनकी जो भी अचीवमेंट्स हैं या जो भी उन्होंने काम किया है और जो भी उनकी फाइंडिंग्स हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनकी राइटिंग्स हैं, उनके जो काम हैं, उन सब को वो कहीं कलेक्ट करें और उन सब को ऑर्गेनाइज करें। तो जो पोर्टफोलियो है वो खुद जो फॉर्मल एग्ज़ाम्स या असेसमेंट से हट कर हम क्या कर सकते हैं, वो पोर्टफोलियोज बनवा सकते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि प्रोजेक्ट्स में इंगेज किया जाए, और प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। वो खुद एक बच्चों को अपनी सलाहियतों का इजहार और डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपनी एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं उसको इस्तेमाल का भी मौका मिलता है। और हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो प्रोजेक्ट्स में जब कर रहे हैं तो हमें बहुत कुछ पता लगता है कि ये टीम वर्क कितना कर रहे हैं, एक दूसरे को कबूल कितना कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए शेयरिंग कितना कर रहे हैं, अपने कॉज को ओन कितना करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनकी एक एजुकेशनल वैल्यू बहुत है और एक इनफॉर्मल असेसमेंट का जो जस्टिफाइड पर्पस है वो भी सर्व हो जाता है। उनको तो महसूस नहीं हुआ कि हम उन्हें चेक कर रहे हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा ज़रूर हो गया कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ खड़े हैं। तो ये मुख्तलिफ इस तरह के कामों के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है और ये काफ़ी है हमारे लिए। तो अब ये जो सारी बात मैं कर रहा हूँ, इसमें अब एक सवाल ये पैदा होता है कि भाई हम क्या करें, हम बोर्ड के एग्ज़ाम्स को तो कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स को कुछ नहीं कर सकते, आप उसे कुछ ना करें फ़िलहाल। लेकिन जो ग्रेड 8 तक के जो एग्ज़ाम्स हैं, प्री स्कूल से लेके और प्राइमरी और लोअर सेकेंडरी या जो भी टिल ग्रेड 8, वहाँ तक तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं और उसको तो हम एग्ज़ाम फ्री और स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा, अगर हमने एग्ज़ाम्स नहीं लिए और फ्यूचर में उसने एग्ज़ाम्स देने हैं तो फिर क्या वो एग्ज़ाम्स तो फिर वो देगा ही नहीं? ऐसा नहीं है, बल्कि बच्चे जब वो मैच्योर होते हैं और उन्हें समझ आता है कि अच्छा, मुझे अगर फ़लाँ कॉलेज में या फ़लाँ यूनिवर्सिटी में जाना है और उसके लिए ये एग्ज़ाम रिक्वायर्ड है, तो वो खुद ही उसको, मतलब उनके पास उसकी एक रीज़न होती है और खुद उसको ऑप्ट करते हैं। तो अगर उसने खुद उसको लिया है तो फिर वो उसको अपने उससे करेगा। लेकिन बहरहाल उसके अंदर भी हमें अपनी तरफ से उसको स्ट्रेस या प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। हमें उसको इस चक्कर में नहीं डालना चाहिए कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी में लाजमन लेना है, अगर वहाँ फ़लाँ कॉलेज या फ़लाँ यूनिवर्सिटी में तुमने नहीं लिया तो बस फिर तो बहुत बुरा होगा। ऐसा नहीं करें, प्रेशराइज नहीं करें, इतनी एक्सपेक्टेशंस उससे इतनी ज़्यादा ऐसी स्पेसिफिक नाम इस तरह लगा लें कि वो एक्सपेक्टेशंस का जबर या तवक्कुआत का जबर पैदा हो जाए। तो बिल्कुल रिलैक्स मामला करें। ठीक है बेटा, जहाँ यहाँ हो जाए तो भी ठीक है, किसी और यूनिवर्सिटी में हो जाए तो भी ठीक है, और अगर नहीं हो तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। दुनिया में ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी में जाना फ़र्ज़ हो, तो जो मर्ज़ी करो, कोई मसला नहीं है, आराम से। असल चीज़ है तुम्हारा इल्म, असल चीज़ है तुम्हारी जहनी सेहत, असल चीज़ है तुम्हारा अखलाकी वजूद, असल चीज़ है तुम्हारा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, असल चीज़ है तुम्हारी ज़िंदगी की मानवियत। ये चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। हम तुम्हें इतना ह्यूज एक ऐसा जहनी तनाव देकर और तुम्हें इतना चक्कर में डालें, इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। और वो दे देते हैं इम्तहान भी, अगर उन्हें देना होता है ना। मैं ऐसे सैकड़ों बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ का पहला एग्ज़ाम डायरेक्ट बोर्ड एग्ज़ाम ही दिया, उससे पहले उन्होंने नहीं दिया। बाज़ और भी ममालिक हैं जिन्होंने एग्ज़ाम्स नहीं लेते। आपके इल्म में है, दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पहला इम्तहान बच्चों का 15 साल की उम्र में लिया जाता है, उससे पहले नहीं लिया जाता कोई फॉर्मल एग्ज़ाम। लेकिन पाकिस्तान में और बहुत सी और सोसाइटीज़ में भी, मुझे सिर्फ पाकिस्तान की बात क्यों करूं, मैंने जो अभी डेटा आपसे नफ्सियाती मसाइल का शेयर या वो सुसाइड्स की टेंडेंसी का शेयर किया, वो तो यूएस का डेटा शेयर किया ना, इसलिए कि वहाँ
रिसर्च और डेटा मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, वो तो डेटा बहुत कलेक्ट होता है, तो वहाँ का एक डेटा है। हमारे यहाँ इतना डेटा कलेक्ट नहीं होता, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर वहाँ का डेटा ये है तो पाकिस्तान का डेटा क्या होगा या इंडिया का डेटा क्या होगा। ये आपको बहुत अच्छी तरह, मुझसे ज़्यादा बेहतर आपको अंदाज़ा है कि अगर यूएस के अंदर इतने फीसद लोग इस तरह की टेंडेंसी में हैं तो यहाँ तो क्या मसाइल होंगे। पिछले 15-20 सालों में नफ्सियाती वार्ड्स में और नफ्सियाती अस्पतालों में और नफ्सियाती क्लिनिक्स में बच्चों का लाया जाना, इसका रेशो बहुत बढ़ गया। मतलब पहले ये होता था कि नफ्सियाती प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ इस नौइयत के नहीं होते थे, लेकिन अब ये इतना ज़्यादा हो गया है और वो 8 साल और 7 साल और 10 साल के बच्चे हैं और उन्हें इतना एकेडमिक स्ट्रेस है। तो ये एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, इसको ठीक होने की ज़रूरत है। हम तालीम के अमल को बहुत सहूलत और आसान कर दें, नहीं तो ये हम बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और ये सिर्फ स्कूलों की बात नहीं कर रहा, मैं मदारिस की भी बात कर रहा हूँ। और मैं सिर्फ मदारिस और स्कूल भी नहीं, बहुत सारे होम स्कूलर्स भी, ये भी एक, इसको भी ज़रा क्लियर कर लें। होम स्कूलर्स का क्यों खुशफहमी ये है कि चूँकि हम स्कूल नहीं भेज रहे हैं ना, तो यहाँ सब कुछ सही चल रहा है। स्कूल में ना बच्चे को एक सहूलत होती है, मैं बता देता हूँ। वो ये होती है कि जब वो टीचर से छुपने के रास्ते और मौके बहुत उसको मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो किसी बच्चे के पीछे छुप जाता है, कहीं इधर उधर हो जाता है, वो अचानक उसे लगता है अभी ये सबका एग्जाम लेंगे, वो कहता है मैं पानी पीने जाऊँ, वो बाहर निकल जाता है, इधर उधर घूम के आ जाता है। फिर दोस्तों से मिलने के बाद उसका गम हल्का हो जाता है, तो वो अपना स्ट्रेस रिलीज करने के मौके भी बहुत होते हैं। घर में तो अम्मी के सामने तो अब वो कहाँ जाएगा इधर से उधर, वो तो एक बच्चा है और एक अम्मी है, 1:1 का रेशो है। और अब तो उसको छोड़ना नहीं है, हर वक्त उसके ऊपर रडार और उसके ऊपर सारा जो है कैमरा ऑन है। बहुत जुल्म है बच्चों के साथ। कुछ होम स्कूलर्स के साथ एक और मसला है, वो इस दबाव में है कि जब से हमने होम स्कूलिंग शुरू की, अब सब लोग पूछ रहे हैं कि इसको कितना आ गया। लोग तो वही जजमेंटल ऑब्सेशन में है, तो अब हम हर वक्त ये तैयारी करा रहे हैं कि कहीं लोगों के सामने हमारी बेइज्जती ना हो जाए। अजीब सी हरकतों और चक्करों में है। अरे भाई रिलैक्स हो जाए। आप कहें मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं पढ़ा रहा, इसे हमने कुछ नहीं सिखाया, जो सीखेगा मर्जी है, खुश है हम, आप बेफिक्र हो जाएं। आप बिल्कुल एक क्लियर जवाब दे दीजिए कि आप अपने बच्चे को गैर ज़रूरी तौर पर इन चक्करों में, दबाव में नहीं डाल रहे, आप अपने बच्चे को रेस का घोड़ा नहीं बना रहे। तो रेस का घोड़ा बनाने की अगर आरजू होम स्कूलिंग कराने के बावजूद आपके दिल में पैदा हुई है, तो आप तो ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। बेहतर है आप उधर ही भेज दें। मैंने 4-5 बातें शुरू में की ना, ज़बान का मसला है, नानी नाना दादी दादा की ज़बान उसे नहीं आती। फिक्स्ड करिकुलम का मसला है, आपने तय कर लिया इतने अरसे में ये काम कराना है, क्यों किया आपने, आप छोड़ दें उसे। सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, उसके हवाले से सोचा ही नहीं जा रहा। असल में स्कूलों को भी एक फ्रेमवर्क पीछे से मिला। और कुछ लोग ये सवाल भी करते हैं कि भाई अल्लाह भी तो इम्तहान लेता है और ज़िंदगी भी तो इम्तहान है, ये भी एक सवाल है। तो आप ज़िंदगी का इम्तहान ही उसको देने दें। इस वाले इम्तहान के चक्कर में वो ज़िंदगी के इम्तहान में नाकाम हो रहा है, और अल्लाह ने जो इम्तहान लिया है उसी इम्तहान के लिए आप उसे तैयार कीजिए। ये 3 घंटे वाले इम्तहान की तैयारी के चक्कर में आखिरत के इम्तहान पसे पुष्ट चले जाते हैं, इसको समझिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे रोकते हैं। अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कीजिए। जी, मेरा सवाल ये है सर, जो मदरसों में हमारे जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ तकरीबन 7 इयर्स और 8 इयर्स होते हैं बच्चे, रिसेप्शन से लेकर के, फिर उसके बाद में दर्स निज़ामी है, और इसकी जो प्रमोशन होता है वो एग्जाम्स के बेसिस पर होता है। तो अभी इस सिनेरियो में हम क्या करें कि बच्चों को फिर कैसे प्रमोट किया जाए? सबसे पहले तो हमें इम्तहान की निजासत को धोना चाहिए, उसके बाद दूसरी चीज़ शुरू होगी। पहले तो अपने निज़ाम को पाक करें इस चीज़ से। एक ऐसा सिस्टम जो ना तो अंबिया और उन्हें इंट्रोड्यूस किया, ना कुरान ने इंट्रोड्यूस किया कि इंसान को जज करेगा। अल्लाह ने ये काम अपने हाथ में रखा था। अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, अल्लाह ने कहा था कि भाई क्या मैं सबसे बेहतर नहीं हूँ हाकिम? हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज नहीं किया इस तरह। हज़रत उमर का जब एग्ज़ाम लेते थे तो उनके कितने नंबर आते थे? हज़रत मुसअब बिन उमैर को कौन सा ग्रेड मिला था? आपको पता लगेगा किसी का कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। और वो सोहबत और ताल्लुक़ से बहुत बड़े तालीमी मकासद अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हुए। अब हमने एक एजुकेशन सिस्टम, जो फ्रेमवर्क हमने एडॉप्ट किया है रिलीजियस एजुकेशन के लिए भी, वो फ्रेमवर्क ना तो कुरान में आया है,
और ना अंबिया का तरीक़ा है, बल्कि ये फ्रेमवर्क 150 साल पहले वेस्ट ने इंट्रोड्यूस किया। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ 1858 में पहली दफ़ा कैम्ब्रिज ने फॉर्मल एग्ज़ाम्स शुरू किए लेना। अब तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो ओ लेवल्स और एग्जामिनेशन बोर्ड्स जो है ना, वो बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है। ये जो सैट और बहुत जितने भी टेस्टिंग और इस एग्जाम्स के जो पूरे सिस्टम्स हैं, वो बहुत ठीक ठाक एक रेवेन्यू जनरेशन का एक मॉडल है। इसमें आप देख लीजिए, हमने उसके ऊपर इतना बिलीव किया कि हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। हमें इससे अपने आप को निकालना चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था। मैं आपसे बताऊं कि आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले मदारिस में भी ऐसा नहीं होता था जो अभी होता है। हमने अपने आप को उससे अलाइन करने की कोशिश की है। हमने एग्जाम्स डालने शुरू किए, हम उससे अपने आप को निकालने, वैसी स्टडी, ताल्लुक, तज़किया। मैं इस कोर्स के हवाले से एक चीज़ पॉइंट आउट करूं, आप में से कितने लोगों को कभी इस बात पे हैरत हुई कि 6 महीने का कोर्स है ये RDC का, ये जो PTCC कोर्स है, इसमें कोई एग्जाम नहीं होता? किस किस को इस बात पे हैरत हुई? कोई एग्जाम नहीं होता इधर। आपको पता है, इसमें कोई 6 महीने बल्कि तकरीबन 6.5 महीने का कोर्स होता है, कोई एग्जाम नहीं होता। और अच्छा, अब सवाल ये है कि एग्जाम ना लेने की वजह से क्या लोगों की इन्वॉल्वमेंट, लोगों की इसका जो असर है वो कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, अगर हर 2 महीने पे एक एग्जाम होता और पूरे कोर्स में 3 एग्जाम्स होते हैं आपके, और आपको एक टेस्ट देना होता, तो ये कैसा होता कोर्स? इसकी जान निकल जाती, इसकी पूरी रूह फना हो जाती, इसकी सारी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती। तो ये जो फैसला है ना, ये बहुत अच्छा सवाल है रेशमा साहिबा, लेकिन अब इसमें हमें सबसे पहले सोचना शुरू करना है। हमें ये सोचना है कि जो चीज़ गलत है हम पहले उसे गलत समझें, और फिर हम ये सोचें कि अब इससे निकलने का तरीका क्या हो सकता है। तो पहले मरहले पर हम यही करें कि हम उसको रिड्यूस करना शुरू करें और कोशिश करें कि आइडियली तो अगर इतनी हिम्मत है कि बिल्कुल अपने आप को निकाल लें। पाकिस्तान में ऐसे मदारिस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाकिफ़ हूँ ऐसे मदारिस से, जो बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं है, विफाक का एग्जाम है वो नहीं देते, वो कुछ और ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाते हैं। ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि एग्जाम्स के हवाले से हमें क्या करने की ज़रूरत है। और दुनिया में भी अब इसके ऊपर चेंज हो रहा है ना, मतलब जिस दिन कैम्ब्रिज एग्जाम्स ख़त्म करेगा उसके बाद हम एग्जाम्स ख़त्म करेंगे, तो हम कैम्ब्रिज को मुतमईन करेंगे, अल्लाह को राज़ी नहीं करेंगे। वेस्ट को तो ये रियलाइज़ हो गया कि एग्जाम्स आर नॉट गुड, और वो उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो एग्जाम का यहाँ पे जो सिस्टम जो इन्होंने किया हुआ है, ये हमने तो किया है, हमें टीचर तो नहीं किया है, लेकिन जो हमारे ट्रस्टीज हैं या जो हेड्स हैं, तो उनको कैसे समझाया जाए कि दिस इज नॉट यूजफुल, और क्या हो सकता है कुछ तरीके उसमें होगा ये इंशाल्लाह। ये जो कॉन्सेप्ट है अभी सिर्फ इस स्टेज पर ना एग्जाम्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस किया जाए, एजुकेशन सिस्टम का जो डिज़ाइन है उसको डिस्कस किया जाए। आप इन चीज़ों को डिस्कस कीजिए, इससे इंशाल्लाह बड़ी लोगों को क्लैरिटी होगी। बहुत से लोगों ने, हम पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कई 100 बल्कि ये तादाद अब हज़ारों में है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने एग्ज़ाम्स लेने ख़त्म किए। जब लोगों को क्लैरिटी मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये चेंज किया। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में कई हज़ार ऐसे इदारे हैं जिन्होंने बच्चों को उनकी ज़बान में तालीम देने का फ़ैसला किया, और उन्होंने अपनी टेक्स्ट बुक्स को, अपना जो पूरा मीडियम ऑफ एजुकेशन है उसको उन्होंने ठीक किया। उन्होंने कहा भाई ठीक है, ये हमें समझ आया कि बच्चों को उनकी ज़बान में तालीम देना ज़्यादा ज़रूरी और बेहतर है। और जब उनको ये बात क्लियर हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये किया। अब वो अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, लेकिन वो 6ठी 7वीं जमात से शुरू करते हैं अंग्रेज़ी पढ़ाना, और 2-3 साल में बहुत अच्छी पढ़ा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं। इसी तरह एग्ज़ाम्स लोगों ने ख़त्म किए हैं। तो ये उस वक्त होगा जब ये पहले सोच आम होगी। आज जो मैंने ये सारी बात की, इसको वही लोग समझना चाहेंगे जो एजुकेशन के अंदर वाकई सीरियस हैं, और वो इस पूरी बात को, और इसके ऊपर बहुत काम है, मतलब आप इसके ऊपर तो बहुत मटीरियल है ना। मैं आपको सिर्फ ऑथर्स आइडेंटिफाई कर देता हूँ, आप उनकी चीज़ें निकाल के देखना शुरू कर दीजिए तो आपको पता लगेगा। बहुत सारे, मतलब दुनिया में बहुत कुछ लिखा गया है इसके ऊपर। आयशा ने अपनी बात में एल्फी कोन का नाम लिया था, और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने इस पे काम किया है। फ्रैंक स्मिथ का काम देख लीजिए, और लोगों को देख लीजिए आप, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। जी सर, जो स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं एग्जाम की वजह से, उनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, कैसे बेहतर तरीके से गाइड किया जा सकता है स्टडी के लिए? इन स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक लेक्चर है, इन बच्चों के लिए, जो चूँकि हमारे पूरे माशरे में ये सुबह शाम हो रहा है, बच्चे एग्ज़ाम्स की वजह से मुतासर, बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। मैंने तो सिर्फ 5 बड़े मसाइल डिस्कस किए ना।
हसद पैदा होने की बहुत बड़ी वजह एग्ज़ाम्स हैं हमारे माशरे के अंदर। आप सोच नहीं सकते कि बच्चों के कितने मसाइल हैं, बच्चों के किस तरह के अखलाकी मसाइल पैदा हो रहे हैं इस इम्तहान की वजह से। तो मैंने इसके ऊपर बच्चों को जो इन मसाइल का शिकार हुए हैं उसके लिए मेरा एक लेक्चर है, व्हाट डज़ इट मीन टू बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर यकीन करने का क्या मतलब है। और इसको देखिए आप, तो इंशाअल्लाह ताला आपको एक समझ में आएगा करने का काम क्या है, अपने ऊपर यकीन कैसे किया जाए। ठीक है, नंबरों की ऐनक से किसी को भी नहीं देखें, नंबरों के धोखे में ना आए ना डालें। मुझे ये बात समझ में आ गई है कि बच्चे को नंबरों के दौर में नहीं पढ़ने देना चाहिए, लेकिन बच्चा स्ट्रेस फ्री नहीं हो रहा। उसे अगर घर से स्ट्रेस नहीं मिल रहा तो वो स्कूल से स्ट्रेस लेकर आ जाता है। मैंने इनके टीचर्स से भी बात की है और 1-2 स्कूल भी चेंज करके देख लिए हैं। किसी को समझाने पे भी काबिल नहीं है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वो तो अब स्कूल जाने पे भी राजी नहीं होता। बच्चों की जो तालीमी ज़रूरत है वो ये है कि वो किसी साहिबे इल्म से ताल्लुक़ में आए। आप अपने आप को भी एक अच्छा सीखने वाला इंसान बनाइए, किताबों से ताल्लुक़ बनाइए, अच्छे लोगों से, अच्छे काबिल लोगों से ताल्लुक़ बनाइए। बच्चा ये देखे कि मेरी माँ जो है वो तो बहुत, उसको सीखने का शौक़ है, पढ़ने का शौक़ है, आपको देख के वो ये सिफ़ात आपसे लेगा। फिर ऐसे काबिल लोगों के साथ उसकी मुलाकात हो। ये जो असहाबे इल्म है ना, इनसे ताल्लुक़ के नतीजे में एक ज़ौक़ भी पैदा होता है, एक ख्वाहिश पैदा होती है, बहुत से चीज़ें आदमी को मिलती हैं। और फिर अगर उनसे एक ताल्लुक़ बन जाए तो फिर बातें करने का दिल चाहता है, फिर मुकालमा होता है, फिर जो क्लैरिटी मिलती है वो तो फिर उसके क्या ही कहने। ये है इंसान की असल ज़रूरत। अब जब हम बच्चों को इंस्टीट्यूशंस में भेजते हैं, अगर ये काम हो रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। स्कूल के अंदर मेंटोर है, बच्चों पे ट्रस्ट करता है, बच्चों से बातें होती हैं, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करें। लेकिन अगर वो स्ट्रेस मिल रहा है और इम्तहान हो रहे हैं, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की इज्जत नफ्स को प्रोटेक्ट करें। तो अगर एक जगह पे वो जाते हैं जहाँ उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है, उनको तजलील की जाती है, या उनको शर्मिंदा किया जाता है, या उनको खौफ दिया जाता है, या उनको जहनी दबाव दिया जाता है, तो ये इस जगह से बचाना तो किसी और का काम तो नहीं है, आपका काम है। आप ऐसी जगह भेजिए जहां ये काम ना होता हो, और इसी की हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे अंदाज़ा है कि ये मुश्किल काम है, सोसाइटी में इस लेवल पर ये मसला पैदा हो गया है, जैसे मैं जजमेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम आपको पहले ये क्लियर तो हो ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट होना, नानी नाना दादी दादा की ज़बान से ताल्लुक़ होना, और जहनी सेहत की सलामती के साथ तालीम ज़रूरी है। मतलब अगर सिंपल एक सवाल हर एक से पूछना शुरू कर दीजिए, एक सवाल हर एक से पूछना शुरू कर दीजिए, ये बताइए क्या जहनी सेहत और नफ्सियाती सेहत की सलामती के साथ तालीम का अमल चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? सिर्फ सीधा सा सवाल है। क्या तालीम के अमल को ऐसा होना चाहिए कि उसमें 70-80% लोग जहनी नफ्सियाती तौर पर डिस्टर्ब हो जाएं? क्या ऐसा होना चाहिए तालीम का अमल? ये असल में जब ये अवेयरनेस आम होगी ना तो इंशाअल्लाह ताला ये लोगों को खुद अपने अमल की इस्लाह का मौका मिलेगा। जी उसामा बताइए। तो मैं पूछना चाह रहा था, जैसे आपने कहा कि हमारे इम्तिहानात नहीं होने चाहिए, लेकिन जब बच्चा स्कूल से निकलता है, किसी मदरसे से निकलता है, तो उसके बारे में पता कैसे, कोई इदारे में जाता है, किसी इदारे में भी जाता है, किसी स्कूल में जाता है, टीचिंग के लिए जाता है, तो पता कैसे चलेगा इस काम के लिए अहल है या नहीं? हाँ, इसमें एक चीज़ तो ये कि जो एंट्री एग्ज़ाम्स हैं वो हो सकते हैं, और वो अगर आपने किसी ख़ास चीज़ को, और वो एंट्री एग्ज़ाम्स में यूनिवर्सिटी लेवल और प्रोफेशनल स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं स्कूल एंट्री एग्ज़ाम के बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ कि आप 4 साल और 5 साल के बच्चे का इम्तहान लेके उसे रिजेक्ट करें, उसे सिलेक्ट करें। ये तो बहुत शॉकिंग है बच्चे के लिए, पूरे ख़ानदान के लिए डिस्टर्बिंग है, ये एक अलग मसला है। लेकिन अगर आपने किसी बच्चे को, किसी ख़ास एक स्टूडेंट है और हायर एजुकेशन में जाना है, वहाँ अब ये इसका सिलसिला हो रहा है दुनिया में, एंट्री एग्ज़ाम्स होते हैं। मतलब अगर आपने किसी ख़ास जगह पे जाना है तो आप उसके लिए उस लेवल पे, ये एक अलग बात है, ये लेटर स्टेज है। लेकिन जो स्कूल एजुकेशन में जो बच्चों की तालीम और तरबियत का मामला है, कम से कम 13 साल की उम्र तक, 8th ग्रेड तक, 8वीं क्लास तक, तो हम बिल्कुल आसानी से ये काम कर सकते हैं। आगे फिर वो अपना कर ले अगर उसे करना है। और जहाँ तक दीनी तालीम की बात है तो आप ये देखिए कि पहले वो ज़्यादा अहम बात ये होती थी कि इस बंदे ने किसकी सोहबत उठाई है। ज़्यादा अहम बात ये नहीं होती थी कि इसने नंबर कितने लिए, नंबर तो होते ही नहीं थे। पहले क्या होता था, पहले क्या सिस्टम होता था,
तो असल में साहिब इल्म के साथ ताल्लुक़ का नतीजा होता था, वो सबसे अहम चीज़ होती थी। उस प्रोसेस से गुज़रा है, उसमें उसको मौक़े मिले हैं, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स मिले हैं, मुख्तलिफ़ काम किए हैं उसमें, और एक लर्निंग का प्रोसेस चला है। लेकिन अभी हम अगर बोर्ड को ना भी छेड़ें तो हम अपनी इनिशियल अर्ली ग्रेड्स में तो ये काम कर सकते हैं। अगर किसी पोस्ट के लिए हमने कोई अहल बंदा देखना है तो तभी देख पाएंगे ना कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। बहरहाल मतलब जज करने के हवाले से कोई ना कोई तो हमें निज़ाम चाहिए ही होता है एग्जामिनेशन का, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन की एक ज़रूरत पेश आती है, और जो मसाइल हमने डिस्कस किए हैं लेटर ऑन मतलब वो आ रहे होते हैं। जी, चूँकि सिर्फ बहुत ही बेसिक जो आर्ग्यूमेंट्स थे उनके ऊपर मैंने अपने आप को किया, लेकिन इसमें एक और चीज़ है एग्ज़ाम्स के हवाले से कि आप ये देखिए कि जो डिग्री है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कितनी ख़राब हो गई है, कितनी मतलब आप कहीं किसी भी पोजीशन के लिए किसी बंदे को आप हायर करते हैं और आप अगर ये कहा जाए कि ठीक है इसने फ़लाँ सब्जेक्ट में ये किया हुआ है आप इसे ले लीजिए, तो ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है या रिक्वायर्ड एप्टीट्यूड है या रिक्वायर्ड माइंडसेट और जो उस लेवल का क्रेडिबिलिटी आपको मिले, और ये अक्रॉस द बोर्ड ख़राब हुआ है। तो इसकी बजाय अब बहुत से लोग अगर किसी को इंगेज करते हैं, हायर करते हैं, चाहे वो हायरिंग का प्रोसेस हो, चाहे हायर एजुकेशन के अंदर इंडक्ट करने की बात हो, तो लोग एंट्री लेवल टेस्ट्स ले रहे होते हैं। वो एक डिफरेंट, उसका सिनेरियो बहुत डिफरेंट है। उसमें ये पता है कि भाई ये फील्ड या ये जॉब के लिए मैं अहल हूँ तो ये मुझे लेंगे। उसमें इंसान वो एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी के बाद, और एक्चुअली तो वो एजुकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हमारा जो बुनियादी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि कम से कम तालीम का जो प्रोसेस है, जो बहुत बेसिक इब्तदाई फॉर्मेटिव ईयर्स के अंदर जो एजुकेशन का प्रोसेस है, उसमें एग्ज़ाम्स की इंटरवेंशन से जो नुकसानात होते हैं उनको तो हम ख़त्म करें। बाद में एक इंसान ने तालीम अपनी मुकम्मल कर ली है और वो अब एक मैच्योर एडल्ट इंसान है और वो कहीं जाना चाहता है या कहीं किसी जगह पर, और उसे खुद भी पता है कि मैं अगर कहीं अप्लाई कर रहा हूँ तो अगर इनके मेयार के मुताबिक होऊंगा तो ये मुझे इंगेज करेंगे। वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है, और वहाँ पे एंट्री लेवल टेस्ट जो है वो फिर भी किसी लेवल पर लिए जा सकते हैं। उसके अंदर भी बहुत सी अखलाकी और फ़नी एहतियातें होनी चाहिए, लेकिन ये तो स्कूल के लेवल पर तो एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। समझ मेरा सवाल ये है कि मैं इरादा रखता हूँ कि बेटी को मैं होम स्कूलिंग करवाऊँ, लेकिन जो मेरे ज़हन में खदशा आता है कि जब उसके कजन्स, क्योंकि हम किसी हद तक जॉइंट फैमिली वाला हमारा निज़ाम है, तो जब उसके कजन्स और बाकी सब बच्चे जा रहे होंगे स्कूल, तो वो जिद करेगी कि बाकी बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं तो मुझे भी स्कूल जाना है। इस चीज़ को कैसे डील किया जाए? मैं एक अपना वाक़या बता देता हूँ। जब हमारे बच्चे छोटे थे और वो होम स्कूलिंग कर रहे थे, तो ये एक बड़ी जेन्युइन मतलब ये एक बहुत जेन्युइन सिनेरियो है कि लोग पूछेंगे बेटा आप स्कूल जाते हैं, कौन से स्कूल जाते हैं, कौन सी क्लास में, ये सवाल उससे किया जाएगा। तो हमने ये किया कि अपने घर में एक कमरे को उसका नाम रख दिया हमने स्कूल। बल्कि अब तो बच्चे बड़े हो गए, यूनिवर्सिटीज़ में चले गए, लेकिन घर का वो कमरा आज तक उसका नाम स्कूल ही है। मतलब अगर कोई बच्चा उधर बैठा हो या कोई मेहमान आए हो और हम उस कमरे में बिठाएं तो हम कहते हैं भाई इन्हें कहाँ बिठाना है, वो ये स्कूल में बिठा लो, और वो समझता है किसी स्कूल में लेके जाएंगे। वो हमारे घर का ही एक कमरा है जो कि डेजिग्नेटेड है स्कूल, और आज तक स्कूल, बच्चे तो छोटे छोटे से तब की बात। अच्छा, उसमें थोड़ी सी हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, कुछ किताबें, स्टडीज एरिया, कुछ वाइट बोर्ड, कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ उनकी एक्टिविटी मटेरियल, वो सब भी हमने उधर अरेंज कर दिया। तो एक जगह भी बन गई, उस जगह का नाम स्कूल भी पड़ गया। तो अब अगर कोई सवाल, और बच्चों को हमने बता दिया बेटा आप अगर कोई आपसे पूछता है, और ये बिल्कुल सही बात है, मतलब इसमें कोई भाई आप कहाँ पढ़ते हैं, मैं होम स्कूल में पढ़ता हूँ। तो बहुत से लोग तो ये समझते थे कि कोई होम स्कूल वाकई कोई चीज़ है। तो हमसे कई लोगों ने पूछा अच्छा मैं भी इसमें दाखिल करा सकता हूँ, उनका नहीं, उसमें सीटें पूरी हो गई, अब जगह नहीं, होम स्कूल। तो लोग यही पूछते थे होम स्कूल, इसी तरह का जवाब देते थे हम। और देखें, तसादुम से और कॉन्फ्लिक्ट से बचने की जो सलाहियत है या समझ है उसको हिकमत कहते हैं। मतलब उलझने से बचें, मतलब गैर ज़रूरी तौर पर लोगों से उलझाव नहीं करें, उनको रियायत दें कि वो अपने दानिश में एक सवाल कर रहे हैं, उससे पूछा जाए कहाँ पढ़ते हैं, वो कहे मैं होम स्कूल में पढ़ता हूँ। वो कहाँ है? वो हमारे घर में ही है, ठीक है।
अच्छा, अब सवाल ये है कि कौन सी क्लास में है। तो लोग ये चाहते हैं, लोगों की ये जिद है, लोग ये चाहते हैं कि अगर आप 8 साल के हैं तो आपको क्लास 3 में होना चाहिए, अगर आप 15 साल के हैं तो आपको ओ लेवल्स में होना चाहिए, या अगर आप 5 साल के हैं तो आपको क्लास 1 में होना चाहिए। ये लोगों के जहन में बैठा हुआ है। अब वो जैसे ही किसी बच्चे को देखते हैं, पूछते हैं ये कितने साल का है, आपने कहा ये 6 साल का, कौन सी क्लास में है, ये फौरन सवाल करेंगे, आप बता दीजिए, आप बच्चों को बता दीजिए बेटा आप ग्रेड 1 में हैं, आप ये भी बता दीजिए। ये लोगों की नफ्सियाती मजबूरियों का लिहाज करना अच्छी नीयत के साथ, इसमें भी अजर है, इसमें कोई खराबी नहीं है। बात समझ आ रही है? आपने कोई मतलब आपके बच्चे के लिए भी आसान हो गया ना, उससे तो सुबह शाम लोग पूछेंगे। हो ये रहा है कि होम स्कूलर से जब ये पूछते हैं आप कहाँ पढ़ते हैं, वो सर झुका लेता है, अम्मा की तरफ देखता है, उसे समझ ही नहीं आता इसका क्या जवाब है। भाई दे दें जवाब, समझा दें, सिखा दें उसे, ये है जवाब भाई ये। और उससे वो फिर माइंड ही, असल में प्रॉब्लम ये है कि बच्चे को पता ही नहीं है कि इस सवाल को हैंडल कैसे करना है। इस सवाल को हैंडल करना सिखा दीजिए, बात क्लियर। आप खुद क्लियर है कि ये जो काम है, आपके पास क्लैरिटी है कि ये जो काम कर रहे हैं ये कोई ज्यादती नहीं हो रही, बच्चा कोई डिप्राइव नहीं हो रहा, बच्चे के साथ कोई बुरा नहीं हो रहा, बच्चा एक ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी बाजार का खाना अगर हम नहीं खा रहे और घर का खाना खा रहे हैं तो हम ज्यादा प्रीमियम मतलब उसमें है ना। तो इसमें लेकिन अगर कोई कहे नहीं हम तो घर का ही खा रहे हैं, बाजार का नहीं खा रहे हैं, वही घर का खाना और बाजार का खाने में कोई फर्क होगा ना। लेकिन अब पॉइंट ये है कि घर में खाना ही मिले, घर में कोई गलत चीज ना हो। ये पूरी बात समझ आ रही, ये है उसका कॉन्टेक्स्ट। होम स्कूलिंग के ऊपर भी एक तफसीली वीडियो लेक्चर मौजूद है, चैलेंजेस ऑफ होम स्कूलिंग। और आज की जो मेरी गुफ्तगू है ना, इसके साथ अगर मैं किसी दूसरे लेक्चर को सजेस्ट करूंगा इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, वो है हु फेल्स व्हेन अ चाइल्ड फेल्स। तो अगर हु फेल्स व्हेन अ चाइल्ड फेल्स और आज का लेक्चर, इन दोनों को समझ लें कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके आपको काफ़ी इंशाअल्लाह ताला, या वो एजुकेशनल चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक छोटा सा लेक्चर है, ये इसमें वो चीज़ें हैं जो बेसिक जो इश्यूज हैं वो कोशिश की कि इसमें आ जाएं। अल्लाह ताला आसानी फरमाए और हम सबको एजुकेशन और पेरेंटिंग और तरबियत और इन सब की जिम्मेदारियों को समझने वाला और इनके तकाज़ों को पहचानने वाला और इस काम को अच्छे अंदाज से निभाने वाला और इसका हक़ अदा करने वाला बनाए। हम सब के स्टूडेंट्स को और हम सब के बच्चों को हम सब के हक़ में सदक़ा जारिया बनाए, हमें अपने वालिदैन और टीचर्स के हक़ में सदक़ा जारिया बनाए। बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे इखलास के साथ अपने हिस्से की काम कर रहे हैं, वहाँ एग्ज़ाम के लिए दबाव नहीं डाला जाता, वहाँ बच्चों को अंग्रेज़ी बोलने पे या अंग्रेज़ी ना बोलने पे जुर्माना या फ़ाइन नहीं किया जाता। और बड़े अच्छे असाब इल्म भी ऐसे इदारों में मौजूद होते हैं, उनका जज्बा और मकासद बहुत अच्छे हैं। मेरी उन सब इदारों के लिए दुआ भी है और मुझे उन सब इदारों से मोहब्बत भी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मतलब हमारा मकसद ये है कि जहाँ कहीं भी अच्छा काम हो रहा है, अल्लाह करे कि वो कामयाब हो, उसमें बरकत हो, उससे खैर पैदा हो, उनके लिए आसानी हो। तो आप सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा।